क्या बात है, एक ऐसी स्कूल ब्यूटी के साथ डेस्कमेट होना जिसमें इतने गजब के विरोधाभास हों। एक पल वो लेक्चर पे पूरी तरह फोकस होकर बैठी होती है और अगले ही पल अचानक अपनी बाहें मेरे गले में डालकर मुझे किस कर लेती है। क्लास के हर लड़के का दिल एक साथ टूट गया, लेकिन वो स्कूल ब्यूटी खुद बहुत खुश थी, अपना चेहरा मेरी चेस्ट पर छुपाए हुए। ग्रेसन, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। पता चला कि वो स्कूल ब्यूटी भी मेरे साथ ही रिबॉर्न हुई थी। मेरी पिछली लाइफ में मैंने उसे पूरे 3 साल तक सीक्रेटली प्यार किया था, लेकिन मैं इतना इनसिक्योर था कि अपनी फीलिंग्स को एक जर्नल में लिखने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। सालों बाद जब हम दोबारा मिले, तब जाकर मैंने कन्फेस करने की हिम्मत जुटाई। तभी मैंने देखा कि एक आउट ऑफ कंट्रोल ट्रक सीधा उसकी तरफ आ रहा है। मैं अपना आपा खो बैठा और उसे रास्ते से हटाने के लिए आगे कूद गया, लेकिन मैं खुद पहियों के नीचे घिसट गया। मेरे फ्यूनरल पर उसने मेरे पेरेंट्स के सामने घुटने टेक दिए और कसम खाई कि वो उस आदमी की जगह उनका ख्याल रखेगी जिसने उसकी जान बचाई। लेकिन जब वो मेरा सामान देख रही थी तो उसे अचानक पता चला कि उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि सीनियर ईयर वाला उसका पुराना डेस्कमेट ही था। अपने कांपते हाथों में वो पीला जर्नल पकड़े हुए वो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। तो इस पूरे समय ये पागल उसे सीक्रेटली प्यार करता रहा था। कितना कायर था। अगर उसे सब कुछ दोबारा शुरू करने का मौका मिले तो इस बार वो उसे चेस करेगी। वो पूरी रात मेरे बेड पर लेटी रोती रही। अगली सुबह जब आखिरकार सुबह हुई तो अपनी बेहोशी जैसी हालत में उसे एक जानी पहचानी आवाज लेक्चर देते हुए सुनाई दी। उसने अपनी नींद भरी आंखें मलीं और धीरे से उठकर बैठी। जब उसने अपना सिर घुमाया तो एक जाना पहचाना चेहरा उसके सामने था। उसी पल उस लड़की की आंखें लाल हो गईं और उसने बिना कुछ सोचे समझे खुद को मेरी बाहों में झोंक दिया। वहीं दूसरी ओर मैं पूरी तरह से हैरान बैठा था। 1 सेकंड पहले मैं ट्रक से टकरा रहा था और अब अचानक मैं वापस सीनियर ईयर में हूं। और सेराफिना मेरी बाहों में क्या कर रही थी? इससे पहले कि मैं समझ पाता कि क्या हो रहा है, होमरूम टीचर की आवाज गूंजी। ग्रेसन, क्लास में सोना एक बात है, लेकिन अब तुम अपनी डेस्कमेट को हैरास कर रहे हो। क्लास का हर लड़का अपनी आंखों से मुझ पर खंजर चला रहा था। ग्रेसन, उन घनी आईब्रो और बड़ी आंखों के साथ हमें लगा था कि तुम एक नाइस गाय हो। पता चला कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी सेराफिना के साथ जबरदस्ती करो। क्या दुस्साहस है। उसे छोड़ो ताकि मैं तुम्हारी जगह ले सकूं। अंदर ही अंदर मैं चिल्ला रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। रियलिटी इतनी ट्विस्टेड कैसे हो गई। मैंने समझाने के लिए स्कूल ब्यूटी को फ्रेंटिकली पीछे धकेला। सर, मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है। सेराफिना ने मुझे गले लगाया था। उस पल सेराफिना इतनी खुश थी कि वो रो रही थी। उसकी नम आंखें मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वो कुछ बोलने के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो। टीचर की आवाज थोड़ी डगमगाई। और अब तुमने बेचारी सेराफिना को रुला दिया। जाओ, 30 मिनट के लिए हॉलवे में खड़े हो जाओ। मैं रोना चाहता था पर आंसू नहीं थे। मैंने सच में कुछ नहीं किया था। यहां साफ तौर पर मैं विक्टिम था, लेकिन क्लास के सभी लोगों के मर्डरस लुक्स को देखते हुए मेरे पास हार मानकर बाहर जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। पर ठीक उसी पल सेराफिना की आवाज गूंजी। रुकिए मिस्टर रेनॉल्ड्स, आपको गलतफहमी हुई है। जो अभी हुआ उसका ग्रेसन से कोई लेना देना नहीं है। मैंने ही उसे गले लगाया था। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे अभी बाहर निकल आएंगी। सेराफिना, जो स्कूल ब्यूटी है, उसने ग्रेसन को खुद गले लगाया? ये कैसे पॉसिबल था? टीचर को भी यकीन नहीं हुआ। सेराफिना, तुम्हें ग्रेसन को बचाने की जरूरत नहीं है। बस हमें सच बताओ। मैं तुम्हारे साथ हूं। सेराफिना का एक्सप्रेशन एकदम शांत रहा। मुझे बस एक नाइटमेयर आया था और मैं डरकर जाग गई। इसमें सच में ग्रेसन की कोई गलती नहीं थी। अचानक पूरी क्लास को समझ आ गया। मुझे पता था ग्रेसन की इतनी हिम्मत नहीं है। तो सेराफिना बस एक नाइटमेयर से डर गई थी, पैनिक हो गई और कंट्रोल खोकर जो भी पास था उसे पकड़ लिया। टीचर का एक्सप्रेशन थोड़ा नरम हुआ। ठीक है, जब तक सब ठीक है, बैठ जाओ। तूफान थम गया और क्लासरूम नॉर्मल हो गया। मेरे बगल में सेराफिना मेरी तरफ थोड़ी झुकी, अपनी ठुड्डी पर हाथ टिकाकर मुझे पूरी एडोरेशन के साथ देखने लगी। पिछली लाइफ में मैंने कभी नोटिस क्यों नहीं किया कि ग्रेसन एक्चुअली काफी हैंडसम है। भगवान का शुक्रिया कि उसने उसे ये सेकंड चांस दिया। अब उसके पास उसके बारे में और जानने के लिए दुनिया भर का टाइम था। बस यही सोचकर सेराफिना के कानों के सिरे भी गुलाबी हो गए। वहीं दूसरी ओर मुझे बस अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हो रही थी। मैं मुड़ा और देखा कि सेराफिना सीधा मुझे ही घूर रही है। मैंने क्यूरियस होकर अपना चेहरा छुआ। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, मिस्टर रेनॉल्ड्स की आवाज पोडियम से गूंजी। ग्रेसन, अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, मेरे पीछे बैठे एक जेलस लड़के ने अपना हाथ उठाया। मिस्टर रेनॉल्ड्स, मुझे पता है ग्रेसन सेराफिना को बहुत ही क्रीपी लुक दे रहा था। मैं लगभग ढह गया, दूसरी बार फंसाया गया। इस बार मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर समझाया। मिस्टर रेनॉल्ड्स के मान जाने तक अपनी लाइफ की कसम खाई।
बैठने के बाद मैं गुस्से में अपने दांत पीस रहा था और असली कल्प्रिट की तरफ देख रहा था। सेराफिना एकदम अनबदर्ड लग रही थी, लेक्चर पर फोकस कर रही थी, जैसे कि वो नहीं थी जो मुझे घूर रही थी। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मैंने वो सब इमेजिन किया था। मुझे नहीं पता था कि सेराफिना अंदर ही अंदर सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन उसे ये भी एहसास हुआ कि भले ही उसका रिबॉर्थ हुआ हो, उसे कूल रहने की जरूरत है, क्योंकि स्कूल में सबकी नजरों में वो हमेशा से एक कोल्ड और अनटचेबल ब्यूटी रही है। अचानक बहुत ज्यादा ईगरली बिहेव करने से उसका अडोरेबल डेस्कमेट डर सकता है। इसके अलावा शिकार तो पहले से ही जाल में था। वो हर बाइट का स्वाद लेने के लिए अपना समय ले सकती थी। लेकिन सेराफिना ज्यादा देर तक ये नाटक नहीं कर पाई। इससे पहले कि वो फिर से मुझे चोरी छिपे देखने लगती, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सेलिब्रिटी की फैनगर्लिंग कर रही हो। उसका चेहरा कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीख रही थी। हर लुक के साथ उसे और ज्यादा पसंद करने लगी थी। वो क्या करती? उसके गाल बहुत पेल और स्मूथ थे। वो एक छोटा सा बाइट लेना चाहती थी। ये शर्मीला, प्यारा और जेंटल लड़का बहुत ज्यादा अडोरेबल था। उसे टीज करना था। किसने सोचा होगा कि पिछली लाइफ की वो कोल्ड आइस क्वीन सीईओ ऐसे लवसिक मेस में बदल जाएगी। वो देखते हुए अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम स्पेंड कर रही थी, लेकिन मैं बमुश्किल खुद को संभाल पा रहा था। मुझे इस पूरे समय अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हो रही थी। लेकिन हर बार जब मैं पीछे मुड़ता, सेराफिना सुपर ह्यूमन स्पीड से अपना सिर घुमा लेती और अपना कोल्ड अलूफ मास्क पहन लेती। जब मैं वापस मुड़ता तो मुझे फिर से ऐसा महसूस होता जैसे मेरा शिकार किया जा रहा है। इसके कुछ राउंड्स के बाद मैं सच में इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने एक नोट लिखा और उसकी तरफ बढ़ाया। हे, तुम आखिर चाहती क्या हो? मेरी कोल्ड ब्यूटीफुल डेस्कमेट ने नोट की तरफ मुश्किल से देखा। उसका एक्सप्रेशन नहीं बदला। एक पल बाद उसने उसे वापस धकेल दिया। पीछे लिखा था, क्लास में नोट पास करना मना है। उन शब्दों को देखकर मैं अंदर ही अंदर स्पीचलेस था। सेराफिना बाहर से तो एकदम आइसी लग रही थी, लेकिन उसके दिल के अंदर बैठा छोटा सा इंसान पार्टी मना रहा था। ओ माय गॉड, मैं क्या करूं? मेरा दिल पूरी तरह पिघल रहा है। उसने मुझे हे कहा। आखिरकार क्लास खत्म हुई। मैंने चैन की सांस ली और ताजी हवा के लिए हॉलवे में भाग गया। तभी मेरा बेस्ट फ्रेंड मैसन मेरे पास आया और मुझे थम्सअप दिया। ब्रो, तुम तो लीजेंड हो। तुमने सच में सेराफिना से पंगा लेने की हिम्मत की। मैंने उसे खाली नजरों से देखा। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि उसने ही पहल की थी? क्या तुम मेरा यकीन करोगे? उसने मेरी तरफ दया से देखा। हे मैन, कोई बात नहीं अगर तुम सेराफिना को इम्प्रेस नहीं कर पाए। कम से कम मेडिसन का एरेंड बॉय नौकर बनने से तो बेहतर है। उस नाम ने मुझे एकदम फ्रीज कर दिया। हाई स्कूल में मेरी एक डार्क रोमांटिक हिस्ट्री रही थी। तभी एक आवाज आई, ग्रैसन, मुझे आइसक्रीम चाहिए। डेरिक, और मुझे कुछ चाहिए। जाओ हमारे लिए खरीद लाओ। उस एंटाइटल टोन ने मेरा पेट खराब कर दिया। मेरी पास्ट लाइफ वाला पुराना। मैं शायद खुशी खुशी उसे खरीदने के लिए बिल्डिंग से कूद गया होता। लेकिन अब मैंने पोलाइटली मना करने का फैसला किया। अगर तुम बीमार नहीं हो तो तुम खुद क्यों नहीं खरीद सकती? मेडिसन फ्रीज हो गई। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। उसने जल्दी से एक दुखी और बेचारा सा एक्सप्रेशन बनाया और अपने होंठ चबाए जैसे उसने कोई बहुत बड़ा फैसला किया हो। ग्रैसन, अगर तुम अभी मेरे लिए इसे खरीदने जाते हो तो मैं तुम्हारे साथ लंच करूंगी। उसने एक स्मग लुक के साथ बात खत्म की। पास्ट में जब भी वो ऐसा कहती थी, मैं उसकी हर बात मानने के लिए ईगरली तैयार हो जाता था। मेडिसन को लगा कि इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा, लेकिन इसके बजाय मैंने अपना वॉलेट कसकर पकड़ लिया और उसे शौक में देखने लगा। तुम्हारा प्लान मेरे लंच के पैसे भी हड़पने का है क्या? मेडिसन का सिर चकरा गया। जब वो संभली तो गुस्से में अपने पैर पटकने लगी। अपने गुस्से में उसे कुछ सूझा और वो बोल पड़ी, अगर तुम नहीं गए तो तुम्हें कभी मेरा हाथ पकड़ने को नहीं मिलेगा। उसने ये बात एक ट्रायम्फेंट, जीतने वाले लुक के साथ कही। मैं बस शांति से मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। अंदर ही अंदर मैंने उसका मजाक उड़ाया। मुझे लाइफ में ये कीमती सेकंड चांस मिला है और मेरा किसी लड़की का हाथ पकड़ना कुछ स्पेशल होना चाहिए था। मैं किसी मैनिपुलेटिव प्लेयर के गंदे हाथों को उस मोमेंट को बर्बाद कैसे करने दे सकता था? मेडिसन के बगल में खड़ा डेरिक भी गुस्से में था। ग्रैसन, क्या तुम्हें इंग्लिश समझ नहीं आती? मेडिसन ने कहा, अगर तुम आइसक्रीम नहीं खरीदते तो तुम्हें कभी उसका हाथ पकड़ने को नहीं मिलेगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि हॉलवे में लगभग सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तभी एक कूल लेकिन मेलोडिक आवाज ने बात काटी। वो पूरी तरह समझ गया है। तुम दोनों के अपोजिट, क्या तुम्हें वो समझ नहीं आया? ग्रैसन पहले ही कह चुका है कि वो नहीं जा रहा। फिर भी तुम यहां हो, अभी भी डेस्परेटली चिपके हुए हो। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? सेराफिना एक क्वीन की तरह लंबे और कॉन्फिडेंट स्टेप्स के साथ हमारी तरफ बढ़ी। उसका हर कदम इतना डिसाइसिव और पावरफुल था जैसे वो सीधे सबके दिलों पर चल रही हो। आसपास के सभी लोग अविश्वास में देख रहे थे। सेराफिना को अचानक वहां देखकर दंग रह गए। ये क्या हो रहा है? क्या सेराफिना सच में ग्रैसन को डिफेंड कर रही है?
सेराफिना का एक्सप्रेशन बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत गुस्से में थी। ये वो लड़का है जिस पर मेरी नज़र है और तुम्हें लगता है कि तुम उसे हाथ लगा सकती हो? स्कूल ब्यूटी को वहां देखकर मैं भी उतना ही कंफ्यूज था। अपने ब्रिलियंट माइंड से सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद मैंने कंक्लूड किया कि उनके बीच कोई पुरानी दुश्मनी होगी। मेडिसन इस डेवलपमेंट से पूरी तरह ब्लिंड साइडेड थी। सेराफिना के सामने चाहे लुक्स हो या फैमिली बैकग्राउंड, वो हर तरह से पीछे थी। लेकिन हॉलवे में इन सभी स्टूडेंट्स के सामने वो अपना मोमेंटम नहीं खोना चाहती थी। उसने जिद्दी होकर सेराफिना की नज़रों से नजरें मिलाईं। मैं यहाँ ग्रैसन से बात कर रही हूँ, इसका तुमसे क्या लेना देना है? सेराफिना मेरे पास आकर खड़ी हो गई और धीरे से बोली, मैं उसकी डेस्कमेट हूँ। तुम क्या हो? मेडिसन एक पल के लिए ब्लैंक हो गई। क्या उसे एडमिट करना चाहिए था कि ग्रैसन उसका एरेंड बॉय था? तभी उसे एक बात सूझी, वो और मैं क्लोज फ्रेंड्स हैं। उस तरह के क्लोज फ्रेंड्स जो हाथ पकड़ते हैं। वो सेराफिना से कॉम्पीट करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रही थी। सेराफिना ठंडेपन से हंसी। अच्छा ऐसा है, सिर्फ हाथ पकड़ने के लिए? ग्रैसन तुम्हारे लिए काम करता है? कैसा दोस्त है? इन शब्दों ने मेडिसन का चेहरा लाल कर दिया। सेराफिना ने अब उसे और भाव नहीं दिया और इसके बजाय मेरी तरफ मुड़ी। अपनी आंखें खोलो, किसी ऐसे कचरा इंसान से दोस्ती मत करो जो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाता है। वो रुकी जैसे उसे कुछ याद आया हो, फिर धीरे से बोली, इसके अलावा अगर तुम सच में किसी लड़की का हाथ पकड़ना चाहते हो तो मेरा पकड़ सकते हो। कोई काम करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज। उस एक सेंटेंस ने सबको जमा दिया। लेकिन जिस बात ने उन्हें और भी ज्यादा शॉक किया, जिससे उनकी रूह उनके शरीर से बाहर निकल गई, वो था अपनी गॉडेस को अपना हाथ सीधे मेरी हथेली में रखते हुए देखना। मैं भी दंग था, लेकिन उसकी हथेली से फैलने वाली कूल सेंसेशन ने मुझे बताया ये सब सच था। फिर मैंने अपनी खूबसूरत डेस्कमेट को बिल्कुल कैजुअल टोन में कमांड देते सुना, क्लास शुरू होने वाली है, चलो वापस चलते हैं। और इस तरह सेराफिना मुझे वापस क्लास में ले गई। पूरी तरह से मदहोश हॉलवे में मौजूद लड़के रियलिटी में वापस आए और तुरंत दर्द भरी चीखें निकालने लगे। क्लासरूम में वापस आकर सेराफिना और मैं अपनी सीटों पर लौट आए। मैंने उसकी तरफ अजीब तरह से देखा, अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचा। दुनिया में आखिर क्या हो रहा था? ये पहले वाली स्क्रिप्ट में नहीं था। उसे मेरी कन्फ्यूजन का एहसास हुआ। सेराफिना की आवाज कूल थी, गलत फहमी मत पालना। मैं बस उस लड़की को देख नहीं पा रही थी। हाथ पकड़ने वाली बात कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा मत सोचो। उसने तो यही कहा, लेकिन अंदर ही अंदर सेराफिना का एक छोटा वर्जन आतिशबाजी चला रहा था। हाँ, फाइनली मुझे उसका हाथ पकड़ने को मिल गया। इस लाइफ में ग्रैसन का पहला हैंड होल्ड सफलतापूर्वक मेरा हो गया है। यस, जब मैंने पास्ट लाइफ में उसका जर्नल पढ़ा था तो मुझे उसका पहली बार लड़की का हाथ पकड़ना याद है। ग्रेजुएशन से 2 हफ्ते पहले तक ऐसा नहीं हुआ था। वो मेडिसन लड़की, अपने गंदे छोटे गोल्ड डिगर हाथ उससे दूर रखो। ये सोचकर सेराफिना मेरी तरफ मुड़ी। कोई और सवाल? मैंने ईमानदारी से सिर हिलाया। मैंने नोटिस किया कि हम पहले ही क्लास में वापस आ चुके हैं। और ये? मैंने घबराकर अपने दाएं हाथ की ओर नीचे देखा, जिसे वापस आने के बाद से मेरी खूबसूरत डेस्कमेट ने अभी तक नहीं छोड़ा था। सेराफिना का एक्सप्रेशन शांत रहा और उसने ऐसे हाथ छोड़ दिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। सॉरी, भूल गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पछतावा महसूस हुआ। ओ नहीं, उसने नोटिस कर लिया। मैं थोड़ी देर और पकड़ना चाहती थी। हाथ फ्री होने पर मैंने चैन की सांस ली। ऐसा नहीं था कि मैं कोई संत बनना चाहता था। मैं मुख्य रूप से अपनी जान के लिए डर रहा था। होमरूम टीचर अभी हॉलवे में पेट्रोलिंग कर रहे थे और मुझे डर था कि वो हमें देख लेंगे और फिर से मेरी क्लास लगा देंगे। क्लास शुरू होने के बाद मैंने पोलाइटनेस के तौर पर एक नोट लिखा और उसे पास कर दिया। थैंक्स। सेराफिना ने नोट पर नजर डाली और कैजुअली वापस लिखा, थैंक्स कैसे? मैं दंग रह गया। मैं तो बस पोलाइट हो रहा था। मेरी डेस्कमेट इस बात को इतनी गंभीरता से क्यों ले रही थी? मैं अंदर ही अंदर कराह उठा। थैंक्स कैसे? मैंने अपनी पास्ट लाइफ में तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी थी। क्या तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे थैंक्स कैसे कहना है? मुझे थोड़ा बुरा महसूस हुआ, लेकिन फिर मैंने जाने दिया। वैसे भी वो सब पास्ट की बात थी। इसके अलावा उसका पुनर्जन्म रीबॉर्न नहीं हुआ था। मैंने नोट में कुछ और शब्द जोड़े और उसे आगे बढ़ा दिया। तुम किस तरह का थैंक्स चाहती हो? ये देखकर सेराफिना के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जो शायद ही किसी को दिखे। उसने जल्दी से एक और लाइन लिखी और उसे वापस धकेल दिया। मुझे बिग सिस, दीदी कहो और मुझे सुनाओ। जब मैंने देखा कि उसने क्या लिखा है तो मेरा दम घुटने लगा। मैं अपनी खूबसूरत डेस्कमेट को देखे बिना नहीं रह सका। उसके चेहरे पर अभी भी वही फोकस्ड एक्सप्रेशन था। आंखें पोडियम पर हिस्ट्री टीचर पर टिकी थीं। वो पूरी तरह से एक अटेंटिव स्टूडेंट लग रही थी। ये इमेजिन करना मुश्किल था कि इस आइस कोल्ड ब्यूटी की ऐसी कोई पसंद किंक भी हो सकती है। मैंने एक और नोट लिखा और उसे वापस भेज दिया। बिल्कुल नहीं, कुछ और चुनो।
सेराफिना ने नोट पर नजर डाली, फिर जल्दी से वापस लिखा, तो फिर मुझे लंच कराओ। मैंने नोट को सीरियस होकर घूरा, मुझे लगा जैसे मेरे साथ कोई गेम खेला जा रहा है। वहीं मेरे बगल में बैठी सेराफिना के होंठ थोड़े से मुड़ गए। छोटे लड़के, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें हैंडल नहीं कर सकती। आखिरकार क्लास खत्म हुई। मेसन फिर से दौड़कर आया, करीब आकर फुसफुसाया, ब्रो, आज तो तुम्हारी लॉटरी लग गई। पहले सेराफिना ने तुम्हें किस किया, फिर उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा। अगर वो तुम्हारे साथ लंच भी करती है तो मैं कहूंगा कि तुम दोनों बेसिकली डेटिंग कर रहे हो। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। लंच मेरी तरफ से ऑन मी है। उसके मुंह से शब्द निकले ही थे कि एक खूबसूरत हस्ती पास आई। सेराफिना ने मेरी ओर देखा। चलो खाना खाते हैं। 3 शब्द, कैजुअल टोन, लेकिन इसका असर किसी बम फटने जैसा था। मैंने अपने बगल में मेसन की ओर इशारा किया। मेसन ने कहा, ये पार्टी दे रहा है। सेराफिना ने मेसन की ओर देखते हुए अपनी एक भौं, आईब्राउ थोड़ी ऊपर उठाई। तुम्हें ट्रीट चाहिए। उसका एक्सप्रेशन नहीं बदला था, लेकिन हमारे आसपास का टेम्परेचर कई डिग्री गिरता हुआ महसूस हुआ। मेसन खतरे से बेखबर ईगरली सिर हिलाने लगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से ट्रीट, मेरी तरफ से। अंदर ही अंदर वो रोमांचित था। स्कूल की लीजेंडरी आइस क्वीन को खाना खिलाने का मौका मिलना किसी भी कीमत के लायक था। लेकिन उसकी एक्साइटमेंट बीच में ही जम गई जब उसने सेराफिना की पूरी तरह इमोशनलेस नजर देखी। मेसन अचानक कांपने लगा, उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ाई। तो क्या मुझे ट्रीट देनी चाहिए या नहीं? सेराफिना ने शांति से जवाब दिया, नहीं। मेसन ने तुरंत अनाज चुगने वाली मुर्गी की तरह सिर हिलाया। सही सही सही, मैं तुम दोनों को ट्रीट नहीं दे रहा हूं। मुझे अभी याद आया कि मेरी मम्मी का आज बेबी होने वाला है। वो घूमा और रफू चक्कर हो गया। मैंने उसे भागते हुए फटी आंखों से देखा। सेराफिना ने सैटिस्फैक्शन के साथ मेरी तरफ देखा। चलो खाना खाते हैं, मैंने मुश्किल से थूक गटकते हुए कहा। चलो चलते हैं। सीढ़ियों के मोड़ पर मेसन ने हमें देखने के लिए अपना सिर बाहर निकाला। हो ही नहीं सकता, ये सच में डेट कर रहे हैं। दोपहर के समय कैफेटेरिया खचाखच भरा था, और वहां जाने के पूरे रास्ते में मैं भूल गया कि मुझे कितने डेथ ग्लेयर्स कातिलाना नजरें मिले थे। सेराफिना ने भी त्योरियां चढ़ाईं। वो मेरे साथ अकेले खाना खाना चाहती थी। चलो ऑफ कैंपस स्कूल के बाहर खाना खाते हैं। मैंने सिर हिलाया, हालांकि मैं अंदर से अभी भी हेल्पलेस महसूस कर रहा था। मुझे डिस्ट्रैक्टेड देख सेराफिना करीब झुकी। क्या हुआ, हाथ पकड़ना चाहते हो? मैं तुरंत रियलिटी में वापस आ गया, अपना सिर एक हिलते हुए ड्रम की तरह हिलाने लगा। नहीं नहीं नहीं, रिबॉर्न होने का ये मेरा पहला ही दिन है। मैं नहीं चाहता कि जेलस लड़कों की भीड़ मुझे पीट पीट कर मार डाले। ये सोचकर मैं जल्दी से मुड़ा और स्कूल के गेट की तरफ भागने लगा। मेरे पीछे सेराफिना ने थोड़ा सा मुंह फुलाया। वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड लग रही थी। फिर वो फिर से मुस्कुराई और हल्के कदमों से पीछे पीछे चल दी। कोई बात नहीं, इस तरह की छेड़खानी भी काफी मजेदार है। हम स्कूल के सामने एक छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंचे। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, मुझे अपने ऊपर एक इनविजिबल बोझ महसूस हुआ। एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसका वीकली अलाउंस, साप्ताहिक जेब खर्च $30 है, वीकेंड को छोड़ दें तो ये एक दिन के सिर्फ $6 होते हैं। हमें एक खाली टेबल मिली और हम बैठ गए। सेराफिना ने लैम्ब फ्राइड राइस, भेड़ के मांस वाला पुलाव ऑर्डर किया। मुझे अपना दिल लहूलुहान महसूस हो रहा था। मैं बस टोमेटो एग राइस लूंगा। सेराफिना मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ी। ये तो बहुत सादा है। तुम मीट नहीं खाते? मैंने आह भरी। ठीक है, मुझे मीट से एलर्जी है। अंदर ही अंदर मैं मर रहा था। असल में मुझे महंगे से एलर्जी थी। सेराफिना ने जाहिर तौर पर मेरी बात नहीं मानी और एक बीफ राइस बाउल ऑर्डर कर दिया। ज्यादा प्रोटीन खाओ, तुम अभी बढ़ रहे हो। वो सच में क्या सोच रही थी? ये बॉडी किसी दिन मेरी होने वाली है। बेहतर होगा कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखो। मैं दुखी दिख रहा था। अगर ये तुम्हारा पैसा नहीं है तो तुम्हें सच में दर्द महसूस नहीं होता, है ना? सेराफिना ने पानी का एक घूंट लिया और कैजुअली कहा, तुम्हारा वीकली अलाउंस? इसका आधा तो मेडिसिन को जाता है ना? मैं अचानक खांसने लगा। जो बेर प्लम का जूस मैंने अभी गटका था, उससे लगभग मरते मरते बचा। तुम्हें ये कैसे पता? सेराफिना अंदर ही अंदर हंसी। जाहिर है, मैंने इसे तुम्हारे जर्नल में पढ़ा है। लेकिन बाहर से उसने अपना चेहरा सीधा रखा। स्कूल में हर कोई जानता है। मैंने लोगों को बातें करते सुना है। मैंने हार मानकर अपना सिर टेबल पर गिरा दिया। इसका क्या मतलब था? मेरी पूरी एरंड बॉय वाली हिस्ट्री इतनी दूर तक फैल गई थी। मेरा एक्सप्रेशन देख। सेराफिना को लगा कि मैं अभी भी मेडिसिन के बारे में सोच रहा हूं। उसकी खूबसूरत भौहें तन गईं। ये नहीं चलेगा। उसने इस आदमी को दोबारा खोजने के लिए इतनी मशक्कत की थी। वो किसी प्लेयर को उसे इतनी आसानी से चुराने नहीं दे सकती थी। वो आगे झुकी और मुझे लेक्चर देने लगी। तुम्हारी उम्र के लड़कों में अपोजिट सेक्स के प्रति थोड़ा आकर्षण होना समझ में आता है, लेकिन फिर भी तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा। रोमांस की दुनिया खतरनाक है। ये सुनने के बाद मेरे सिर के ऊपर एक बड़ा सा सवालिया निशान बन गया।
कुछ अजीब लग रहा था। मेरी खूबसूरत डेस्कमेट अचानक मुझे इस तरह लेक्चर क्यों दे रही थी? उसकी वाइब थोड़ी अजीब होती जा रही थी। मेरा एक्सप्रेशन देख सेराफिना को लगा कि मैं कन्विंस्ड संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए वो ठंडेपन से हंसी। क्या यकीन नहीं हो रहा? या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो? तुम कभी बेवकूफ नहीं बनोगे? मैं जोर से हंसा। जाहिर है, मैं लिटरली एक रिबॉर्न इंसान हूं। 18 साल की उम्र, 30 साल की रूह। मैंने कौन सा तूफान नहीं देखा है। कोई छोटी सी स्कूल ब्यूटी को लगता है कि वो मुझे लेक्चर दे सकती है। वक्त से पहले बड़ा बनने की बात कर रही हो। इससे पहले कि मैं और कुछ कह पाता, सेराफिना शांति से बोली, सोफोमोर ईयर 10वीं-11वीं के पहले सेमेस्टर में मेडिसिन ने तुम्हें एक बार ग्रे बेबीज कहा था और तुम इतने एक्साइटेड हो गए। तुमने उसके आइडल का एल्बम खरीदने के लिए अपना पूरे महीने का अलाउंस उसे दे दिया। पिछले साल विंटर ब्रेक में उसने तुम्हें माई स्वीट ग्रैसन कहा और तुम इतने हाइप्ड हो गए। तुमने 2 हफ्ते तक लगातार उसे घर का बना नाश्ता देने के लिए हर रोज साइकिल चलाई। इस पिछली न्यू ईयर पर उसने जिक्र किया कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ने के बारे में सोच रही है और तुम इतने इमोशनल हो गए कि तुमने उसे सिर्फ एक थैंक्स के बदले में 2 महीने के खाने के पैसे दे दिए। उसे एक के बाद एक बोलते हुए सुनकर हर शब्द एक सुई की तरह चुभ रहा था। वो मेरा पूरा सिंप ऐस होने का इतिहास सुना रही थी। मैं पूरी तरह से दंग था, उसे शौक में घूर रहा था। ये क्या बकवास है? तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझे तो खुद ये सब मुश्किल से याद है। सेराफिना ने ठंडेपन से देखा। अब यकीन हुआ। मैं जमीन में छेद ढूंढकर गायब हो जाना चाहता था। पूरी तरह कन्विंस्ड होने से भी ऊपर सबूत तो। ये सब जानकर मैं अंदर ही अंदर एकदम सन्न रह गया था। हाई स्कूल के मेरे उन 3 सालों ने सच में मुझे एक टाइटेनियम ग्रेड सिंप बना दिया था। इस दाग को धोना नामुमकिन था। मैंने उसकी तरफ बेचारगी से देखा। लेकिन तुम्हें इस बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? सेराफिना ने अपना एक्सप्रेशन एकदम बर्फीला और शांत रखा, बिना किसी हिचकिचाहट के झूठ बोलते हुए। हर कोई जानता है, मैंने लोगों को बातें करते सुना है। मेरा सिर फिर से टेबल से जा टकराया। हे भगवान, एक ही कन्वर्सेशन में 2 बार कत्ल। मेरी हालत देख सेराफिना के चेहरे पर एक मुस्कान कौंधी, लेकिन तुरंत उसने अपना कोल्ड मास्क वापस पहन लिया। अब जब तुम्हें पता चल गया है तो मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अब इतनी आसानी से किसी की चाल में नहीं फंसोगे। ऐसी लड़कियों से दूर रहो। मैंने गहरी नाराजगी वाले एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाया। बिल्कुल। सेराफिना मेरे एटीट्यूड से बहुत सैटिस्फाइड थी। अपना फ्रेश राइस खाते हुए उसने अपनी एडवांटेज का फायदा उठाया। तुम्हारी उम्र के लड़कों को सच में फोकस करना चाहिए। मन लगाकर पढ़ाई करो और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो। यही सबसे ज्यादा मैटर करता है। मैंने भी हामी भरी। तुम सही कह रही हो। सेराफिना ने सैटिस्फैक्शन के साथ मेरी तरफ देखा और बोलना जारी रखा। तो अगर मेडिसिन दोबारा तुम्हारे पास आए तो उसे घास मत डालना। मैंने शांति से सिर हिलाया। ठीक है, उसने मुझे देखते हुए आगे कहा। बाकी दूसरी लड़कियां भी, अगर वो तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहें तो तुम्हें नो कहना सीखना होगा। मैं सिर हिलाता रहा। नो प्रॉब्लम, उसने जारी रखा। अगर तुम नोटिस करो कि हमारी क्लास या ग्रेड की कोई भी लड़की तुम में इंटरेस्ट दिखा रही है तो मुझे तुरंत रिपोर्ट करो। ये सुनकर अचानक कुछ अजीब लगा। मैंने सिर उठाया और शक की नजरों से सेराफिना को देखा। अगर कोई दूसरी लड़की मुझमें इंटरेस्टेड है तो मुझे तुम्हें रिपोर्ट करने की क्या जरूरत है? और दूसरी लड़कियां मुझे खाने पर बाहर क्यों नहीं ले जा सकती, जबकि तुम ले जा सकती हो? सेराफिना बिल्कुल कंपोज रही, बिना एक पल गंवाए बोली, क्योंकि मैं क्लास प्रेसिडेंट हूं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी की पढ़ाई अफेक्ट ना हो। रही बात मील की तो वो अलग बात है। हम डेस्कमेट्स हैं। डेस्कमेट्स का साथ में खाना खाना पूरी तरह नॉर्मल है। मैं उसे फटी आंखों से सुनता रहा। अपने शक के बावजूद मैंने सेराफिना को स्टडी किया। उसके चेहरे पर वही पुराना कोल्ड और शांत अंदाज था जिसमें गिल्ट या धोखे का कोई नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे मुझे उसकी बात पर यकीन होने लगा। सेराफिना जैसी आइस गॉडेस के पास मुझे इस तरह से बेवकूफ बनाने के लिए झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। उसे इससे भला क्या मिलेगा? अगर सेराफिना सच में किसी हिडन एजेंडा के साथ झूठ बोल रही होती तो मैं उसे पक्का पकड़ लेता। इतनी आसानी से मैं बेवकूफ नहीं बन सकता। ये सोचकर मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा। तो जब मैंने सेराफिना की तरफ देखा, मैंने ईमानदारी से अपना मुंह खोला। थैंक्स यू। सेराफिना का एक्सप्रेशन नेचुरल और शांत रहा। यू आर वेलकम। बस वही कर रही हूं जो मुझे करना चाहिए। तो अब तुम मुझे थैंक्स कैसे कहोगे? मेरा चेहरा ब्लैंक हो गया। जो इमोशंस अभी बन रहे थे वो वापस अंदर दब गए, जिससे मेरा दम घुटने लगा। तुम किस तरह का थैंक्स चाहती हो? सेराफिना ने एक पल के लिए सोचने का नाटक किया, जैसे ये सब अनप्लान्ड हो। उसकी टोन बहुत कैजुअल थी। तो फिर मुझे बिग सिस कहो और मुझे सुनाओ। मैंने अपनी खूबसूरत डेस्कमेट को देखा। मेरा चेहरा उतर गया। उसने पूरी शांति के साथ मेरी नजरों से नजरें मिलाईं। मेरी आवाज एकदम फर्म थी। बिल्कुल नहीं। सेराफिना ने मेरी तरफ देखा। ऐसा क्या करना होगा कि तुम ये कहो? मैंने सिर हिलाया। कुछ भी मुझे ये कहने पर मजबूर नहीं कर सकता। उसके होंठ थोड़े से मुड़े।
उसने कहा, मैं इस मील के पैसे दे दूंगी। मैंने तुरंत अपने सुर बदल लिए। बिग सिस। सेराफिना का एक्सप्रेशन इसे सुनकर जरा भी नहीं बदला। उसने बस एक हल्का सा सिर हिलाया, जैसे उसे इसकी कोई परवाह ही न हो। फिर वो आराम से खड़ी हुई और मेरे पास आकर मेरे बालों को सहलाया, साथ ही धीरे से फुसफुसाया, गुड बॉय। वो मुड़ी और काउंटर की तरफ चल दी। चेक प्लीज। हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले, लेकिन सीधे स्कूल की तरफ नहीं गए। सेराफिना ने मुझे कन्वीनियंस स्टोर के बाहर रुकने को कहा। उसे कुछ वेट वाइप्स लेने थे। एक हाई स्कूल लड़के का लड़की के साथ इस तरह शॉपिंग के लिए जाना आमतौर पर एक खास लेवल की इंटीमेसी दिखाता है, लेकिन सेराफिना ने अपना कूल और अनबदर्ड एक्सप्रेशन बनाए रखा। उसने एक एक्सप्लेनेशन दी जो पूरी तरह रीजनेबल लग रही थी। डेस्कमेट्स का साथ में स्टोर जाना नॉर्मल है। स्कूल में बाकी सब भी अपने डेस्कमेट्स के साथ यही करते हैं। मुझे थोड़ा शक था, लेकिन मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि सच में सोचने पर सेराफिना के पास मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोई वजह नहीं थी। उसे इससे क्या मिलता? तो सेराफिना स्टोर के अंदर गई और मैं बाहर वेट करने लगा। तभी पीछे से एक जानी पहचानी और कर्कश आवाज आई, ग्रैसन। मैं आवाज की तरफ मुड़ा और देखा कि मेडिसन बगल की नूडल शॉप से बाहर आ रही है। उसने मुझे कॉन्डिसेंडिंगली देखा। क्या तुमने सोच लिया कि तुम मुझसे माफी कैसे मांगोगे? मैंने उसे ऐसे देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। माफी किस बात की? ये मैनिपुलेटिव छोटी नागिन कहाँ से आ गई? मेडिसन कॉन्फिडेंटली मुस्कुराई। तुम आमतौर पर कैफेटेरिया में खाते हो, लेकिन आज तुम यहां बाहर आए हो। जाहिर है तुम मेरा ही वेट कर रहे थे, है ना? अब नाटक करने की क्या जरूरत है? मैं सच में चिढ़ गया था। मैंने उसे एक लुक दिया। मैं तुम्हारा वेट नहीं कर रहा था। मेडिसन बस हल्के से हंसी, ऐसा चेहरा बनाकर जैसे उसने मुझे पूरी तरह पढ़ लिया हो। ग्रैसन, मुझे पता है कि तुम मुझे जेलस फील कराने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए तुमने सेराफिना के साथ ये सब शो ऑफ करने की इतनी मेहनत की, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं इस बचकानी हरकत में फंस जाऊंगी? जैसे ही उसने सेराफिना का नाम लिया, मुझे याद आया कि कैसे मेरी पूरी डार्क हिस्ट्री अभी एक्सपोज हुई थी। मेरा सिर चकराने लगा। हे भगवान, वो कितना एम्बैरेसिंग था। इसके बारे में सोचकर मेरा एक्सप्रेशन डार्क हो गया। क्या तुम्हारा हो गया? तो अब जहां से आई हो वहीं वापस चली जाओ। मैं किसी का वेट कर रहा हूं। मेडिसन मेरे एटीट्यूड से दंग रह गई। गुस्सा भड़क उठा और वो चिल्लाई, ग्रैसन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें बता रही हूं, ये आखिरी चांस है जो मैं तुम्हें दे रही हूं। ठीक उसी वक्त नूडल शॉप के बगल वाले कन्वीनियंस स्टोर में सेराफिना ने अपनी शॉपिंग और पेमेंट खत्म कर ली थी और वो बाहर निकलने ही वाली थी। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, उसने बाहर से आती मेडिसन की आवाज सुनी जो शिकायतों से भरी थी। तो सेराफिना तुरंत रुक गई और कान लगाकर सुनने लगी कि बाहर क्या हो रहा है। वो देखना चाहती थी कि उसका ये फूलकिश छोटा डेस्कमेट, जिसे उसने अभी अभी लेक्चर दिया था, अपनी सीख का टेस्ट होने पर कैसा परफॉर्म करता है। उस पल मैंने अपने सामने खड़ी इस ग्रीन टी प्रिंसेस की धमकियां सुनी और बस अपने कंधे उचका दिए। मुझे किस बात का पछतावा होगा? मेडिसन कॉन्फिडेंटली मुस्कुराई जैसे जीत उसकी ही हो। अगर तुम अब माफी नहीं मांगते तो बात सिर्फ हाथ पकड़ने तक नहीं रहेगी। मैं कभी तुम पर ध्यान नहीं दूंगी और मैं पक्का तुमसे एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। चाहे तुम बाद में मुझे ढूंढने की कितनी भी कोशिश करो, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी भी नहीं। मैंने ईगरली सिर हिलाया। मेरे लिए तो ये बेस्ट है। मेडिसन का गुस्सा फट पड़ा। तुम्हें हुआ क्या है? मैंने शांति से समझाया। मैंने वही कहा जो मेरा मतलब है। मेरी डेस्कमेट ने मुझसे कहा कि मुझे पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए और कचरा लड़कियों से दूर रहना चाहिए। इस पॉइंट पर मैंने मेडिसन की तरफ देखा और जोड़ा, इसका मतलब तुम। मेडिसन इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि उसका सिर फटने ही वाला था। मैं कचरा हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की? मैंने अपना मासूम एक्सप्रेशन बनाए रखा। मैंने नहीं कहा मेरी, जैसा मेरी डेस्कमेट ने कहा। मेडिसन का पारा चढ़ने ही वाला था। तो तुम बस वही सुनते हो जो तुम्हारी डेस्कमेट कहती है। आखिरकार मेरे चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। मैं उसकी बात क्यों न सुनूं? इसके बजाय मुझे तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए? उस लाइन और मेरी मुस्कान ने मेडिसन को इतना हैरान कर दिया कि वो जवाब ही नहीं दे पाई। मैंने कैजुअली अपनी बात जारी रखी। वैसे भी मेरी डेस्कमेट स्कूल ब्यूटी है, गॉर्जियस है, लंबी है और बात करना जानती है। मैं उसकी बात क्यों नहीं मानूंगा? फिर मैंने मेडिसन पर एक नज़र डाली जो मेरे शाब्दिक हमले से लड़खड़ा रही थी और आखिरी वार किया, तुम्हारी तरह नहीं जो छोटी हो और सुंदर भी नहीं हो। बस 10 साधारण शब्द और मैंने सीधा मेडिसन के दिल पर खंजर घोंप दिया। ग्रैसन, तुम पछताओगे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये जूनियर लड़की जिसे अपने ग्रेड का प्यारा क्लास फ्लावर माना जाता था, आखिरकार पूरी तरह टूट गई। अपनी आवाज में आंसू लिए उसने बिना पीछे मुड़कर देखे भागने से पहले एक आखिरी लाइन फेंकी। तभी मेरे पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं मुड़ा और देखा कि सेराफिना शॉपिंग खत्म करके बाहर निकल रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी वही कोल्ड और शांत एक्सप्रेशन था। उसने मेरी तरफ देखा। तुम अभी किससे बात कर रहे थे? मैंने कैजुअली जवाब दिया। बस कोई राहगीर था, मैं उन्हें नहीं जानता।
सेराफिना ने सिर हिलाया, ये नाटक करते हुए कि वो नहीं जानती। फिर उसने मुझे फलों वाली एक कैंडी थमा दी। तुम्हारा चेंज, इसे ट्राई करो। लेकिन उसके दिल के अंदर बैठा छोटा इंसान सैटिस्फैक्शन के साथ देख रहा था जब मैंने कैंडी खोलकर अपने मुंह में डाली। वो उस लाइन के बारे में सोच रही थी जो उसने अभी सुनी थी। मेरी डेस्कमेट स्कूल ब्यूटी है, गॉर्जियस है। वो एक फूल की तरह खिले बिना नहीं रह सकी। पागल लड़का, कितनी मीठी बातें करता है। उस दोपहर 1:40 पर क्लास की घंटी बजी। मैंने अपने बगल में बैठी सेराफिना को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाया। मेरी ये डेस्कमेट सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, वो एक एक्सीलेंट स्टूडेंट भी थी। जब मैं उसे घूरते हुए ख्यालों में खोया था, तभी एक पतली और कोमल उंगली ने, जिसे देखकर लगता था कि उसने कभी कड़ी मेहनत नहीं की, एक नोट मेरी तरफ खिसकाया। मैंने नोट पर नजर डाली। घूरना बंद करो, लेक्चर पर फोकस करो। मैंने अपने बगल में सेराफिना की ओर देखा। उसका एक्सप्रेशन अभी भी बर्फ की तरह ठंडा था, आंखें पोडियम पर टिकी थीं। मैं शर्मिंदा होकर दूसरी तरफ मुड़ गया, लेकिन जब मैंने नजरें हटाईं तो मैं उस पल को देखने से चूक गया जब सेराफिना ने, जो अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ लेक्चर पर फोकस्ड लग रही थी, अपने होठों के कोने पर एक हल्की मुस्कान आने दी। पागल लड़का, मुझे इतनी गौर से घूर रहा है, क्या मैं सच में इतनी अट्रैक्टिव हूं? ये सोचकर उसके दिल का छोटा इंसान खुद पर गर्व और खुशी महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने असल में पूरी दोपहर गलत फहमी पाल रखी थी। आखिरी पीरियड होमरूम था। होमरूम टीचर पोडियम पर खड़े थे। एक्सप्रेशन सख्त था। क्लास की ओर देखते हुए उन्होंने अनाउंस किया, अगले हफ्ते सेकंड मॉक एग्जाम है। सबको ठीक से रिव्यू और तैयारी करने की जरूरत है। फिर अचानक एक जानी पहचानी चीख आई, ग्रैसन, खड़े हो जाओ। मैं रिफ्लेक्सिवली अपने पैरों पर खड़ा हो गया और आवाज की तरफ देखा। पोडियम पर होमरूम टीचर को गुस्से में मुझे घूरते हुए पाया। उन्होंने डेस्क पर अपना हाथ पटका और दहाड़े, ग्रैसन, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने पिछले मॉक एग्जाम में कितना स्कोर किया था? एक ऐसे इंसान के लिए जो 10 साल से ज्यादा फ्यूचर से रिबॉर्न हुआ हो और ट्रक से टकराया हो, पिछले मॉक एग्जाम के स्कोर याद रखना लगभग नामुमकिन था। किस्मत से इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, होमरूम टीचर ने, जो बेहद गुस्से में थे, मेरे लिए हर डिटेल सुना दी। मैथ 71, इंग्लिश 82, लिटरेचर 74, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स मिलाकर 143। ये हर सब्जेक्ट में फेल होने से भी कम का एवरेज है। इस क्लास के 49 स्टूडेंट्स में से तुम्हारी रैंक 44वीं है, पिछले मिड टर्म से 8 पायदान नीचे। चौथी ग्रुप में खिड़की के पास पीछे की रो वाली उस सीट को देखते हुए, जो क्लास के बॉटम फीडर्स, सबसे कमजोर छात्र में से एक थी। होमरूम टीचर का दिल सच में टूटा हुआ था। उन्हें गुस्सा था कि लोहा स्टील नहीं बन पा रहा। तुम्हें इस मॉक एग्जाम में कम से कम 20 पॉइंट्स इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर नहीं किया तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगा। टीचर को ये कहते सुनकर नीचे बैठे काफी स्टूडेंट्स खुश हो रहे थे। एक लड़के ने जोर से हंसते हुए मिस्टर रेनॉल्ड्स का मजाक उड़ाया। ग्रैसन के लिए 20 पॉइंट्स इंप्रूव करना काफी मुश्किल है। वो दूसरे सेक्शन की मेडिसिन, जो क्लास फ्लावर है, उसका पीछा करने में बहुत बिजी है। उसे पढ़ाई के लिए समय कहाँ मिलेगा? उसकी आवाज तंज, सार्केज़म से भरी थी। जैसे ही उसने ये कहा, पूरी क्लास हंसी से गूंज उठी। होमरूम टीचर का चेहरा और भी काला पड़ गया। वे मुझे गुस्से में घूरने लगे। क्लास फ्लावर ये, क्लास फ्लावर वो, बकवास। लब्बोलुआब ये है कि तुम्हें 20 पॉइंट्स इंप्रूव करने होंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे करते हो। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करो, मेमोराइजेशन करो, क्रैमिंग रट्टा करो, या किसी दूसरे स्टूडेंट से ट्यूटर लो। मुझे प्रोसेस से मतलब नहीं है, सिर्फ रिजल्ट चाहिए। ये सुनकर जिस लड़के ने पहले मेरा मजाक उड़ाया था, वो फिर हंसा। अरे छोड़िए मिस्टर रेनॉल्ड्स, अगर ग्रैसन किसी और से मदद मांगेगा तो क्या वो उन्हें भी नीचे नहीं गिरा देगा? वो खुद तो पहले से ही होपलेस है। वो शायद उन्हें भी फेल करवा देगा, दोनों का फ्यूचर बर्बाद कर देगा। क्लास में हंसी और तेज हो गई। उसी समय क्लास के कई हाई रैंकिंग स्टूडेंट्स के चेहरों पर भी थकान के भाव दिखे। उनकी आंखों में अब मेरे लिए थोड़ी और सावधानी और दूरी थी। वे मेरे जैसे बॉटम ड्वेलर से अलग थे। इस सेकेंड मॉक एग्जाम के लिए उन सबको अच्छे स्कोर्स और हाई रैंकिंग के लिए लड़ना था। अगर मैंने सच में टीचर की बातों को किसी शाही फरमान की तरह ले लिया और बेशर्मी से उनसे ट्यूशन मांगने लगा, तो इससे उनके अपने रिव्यू टाइम और एनर्जी पर असर पड़ेगा। उस गूंजती हंसी के बीच मैं वहां खड़ा रहा, जैसे मुझे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। अगर ये मेरी पास्ट लाइफ में हुआ होता तो मैं शायद इतना शर्मिंदा और गुस्से में होता कि मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। लेकिन ये लाइफ अलग थी। 30 साल से ज्यादा पुरानी रूह ने पहले ही थिक स्किन डेवलप कर ली थी। इस तरह की ओछी, बचकानी बदमाशी कुछ भी नहीं थी। और वैसे भी पुनर्जन्म रीबॉर्न लेने वाले किसी व्यक्ति के लिए अपने स्कोर्स इंप्रूव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। तो उस पल में मैं बस पोडियम पर खड़े टीचर की ओर देखकर मुस्कुराया। मिस्टर रेनॉल्ड्स, ठीक है, मैं खुद से रिव्यू कर सकता हूं। मैं थोड़ी देर के लिए रुका, फिर ईमानदारी से जोड़ा, मैं कड़ी मेहनत करूंगा ताकि क्लास का नाम नीचे न गिरे। मैं लगभग 200 पॉइंट्स इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले,
पूरी क्लास अपनी हंसी नहीं रोक पाई और ठहाकों से गूंज उठी। सामने वाला लड़का इतनी जोर से हंसा कि उसकी सांस फूलने लगी। मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, 200 पॉइंट्स? तुम चांद पर क्यों नहीं उड़ जाते? अगर तुम 2 पॉइंट्स भी इंप्रूव कर लो तो मुझे शौक लगेगा। फिर वो टीचर की तरफ मुड़ा, हंसते हुए बोला, लेकिन देखिए मिस्टर रेनॉल्ड्स, कम से कम ग्रैसन अपनी औकात जानता है। उसे पता है कि कोई भी अच्छा स्टूडेंट उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता, इसलिए वो पूछकर खुद को शर्मिंदा नहीं करेगा, जिससे आपकी परेशानी भी बच जाएगी। हा। टीचर ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। वे उस मजाकिया लहजे और स्टूडेंट के इस डिसरिस्पेक्टफुल बर्ताव से नाखुश थे। एटीट्यूड तो ऐसा ही था, लेकिन उन बातों में थोड़ा लॉजिक भी था। एक बॉटम ड्वेलर पहले से ही काफी सिरदर्द था। अगर वो सच में टॉप स्टूडेंट्स के रिव्यू प्रोग्रेस पर असर डालता तो नुकसान और भी बड़ा होता। रही बात उस 200 पॉइंट्स वाली लाइन की जो मैंने अभी कही थी, टीचर ने जाहिर तौर पर उसे सीरियसली नहीं लिया। बस यही समझा कि मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए शेखी बघार रहा हूं। कुछ देर सोचने के बाद टीचर सख्ती से बोले, ठीक है, फिर खुद से रिव्यू करने पर फोकस करो। अगर सच में कोई ऐसे सवाल हों जो तुम्हें समझ न आए तो तुम मेरे पास या दूसरे टीचर्स के पास आ सकते हो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करते, क्लासरूम में अचानक एक आवाज गूंजी, कूल और मेलोडिक। किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं है। पूरा क्लासरूम पल भर में शांत हो गया। इतनी खामोशी कि आप पिन गिरने की आवाज भी सुन सकते थे। होमरूम टीचर भी चुप हो गए। सबके चेहरों पर हैरानी के भाव थे। उनकी आंखें अनजाने में उस आवाज के सोर्स को ढूंढ रही थीं। उनके सामने चौथे ग्रुप की आखिरी रो थी। उस बॉटम ड्वेलर की सीट के ठीक बगल में खूबसूरत और बर्फ सी ठंडी स्कूल ब्यूटी अचानक खड़ी हो गई, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर। सेराफिना की ठंडी नजरें क्लास के स्टूडेंट्स पर घूमी। उसकी नजरें जहां से भी गुजरीं, वे लोग जो अभी उस लड़के के बहकावे में आकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, खुद को गिल्टी महसूस करने लगे। अनजाने में अपनी नजरें बचाने के लिए उन्होंने सिर नीचे कर लिए। आखिरकार उसने पोडियम पर टीचर की ओर देखा। उसकी आवाज शांत थी और उसने धीरे से दोहराया, मैं ग्रैसन को ट्यूशन ट्यूटर दूंगी। जैसे ही उसने बात खत्म की, हर कोई आखिरकार हकीकत में वापस आया। फिर पूरी क्लास जैसे फट पड़ी। मैं भी दंग था। मैंने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया था, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा शो ऑफ करने के लिए तैयार था। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी चाल चल पाता, सेराफिना मेरे साथ खड़ी हो गई और पूरी लाइमलाइट थंडर चुरा ली। सबको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वे सेराफिना के उस कोल्ड एक्सप्रेशन को घूर रहे थे, फिर उसके बगल में खड़े मुझे देख रहे थे। वाकई में वे इस बात को पचा नहीं पा रहे थे। स्कूल ब्यूटी के तौर पर सेराफिना की आइस कोल्ड पर्सनालिटी पूरे स्कूल में मशहूर थी। अपने एक्सीलेंट ग्रेड्स के बावजूद, लगातार टॉप 10 में रैंक करने के बाद भी वो हमेशा अपने तक ही सीमित रहती थी, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड। ऐसा नहीं था कि क्लास के लड़कों ने पहले कोशिश नहीं की थी। सेराफिना के करीब आने और फ्लर्ट करने के बहाने ट्यूशन का इस्तेमाल करना, उसे जानने की कोशिश करना, उन सबको वापस लौटा दिया गया था। फिर भी अब किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके ग्रेड्स मेरे जैसे बिल्कुल नीचे रॉक बॉटम थे, सेराफिना ने आगे बढ़कर खुद मुझे ट्यूशन देने की पेशकश की थी। वो लड़का जो पहले सबसे जोर से हंस रहा था, वो बेचैन हो गया और तुरंत बोल पड़ा, मिस्टर रेनॉल्ड्स, सेराफिना के ग्रेड्स बेशक बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस सेकेंड मॉक एग्जाम के लिए उसे हमारी क्लास को ग्रेड में टॉप स्पॉट दिलाने के लिए लड़ना है। वो ग्रैसन की वजह से नीचे नहीं गिर सकती। होमरूम टीचर पोडियम पर झिझकते हुए थोड़ा झेंप गए। शायद हमें इसे भूल जाना चाहिए। इससे पहले कि वो बात पूरी करते, सेराफिना ने उन्हें बीच में ही काट दिया। ठीक है मिस्टर रेनॉल्ड्स, क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते क्लासमेट्स की मदद करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्रैसन को ट्यूशन देने से मेरे अपने ग्रेड्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट दूसरों को पढ़ाने से मुझे मटीरियल और भी बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। वो बड़ी शांति और समझदारी से बोली, जिसकी बात पूरी तरह सही लग रही थी। होमरूम टीचर बिना सिर हिलाए नहीं रह सके। उन्होंने अपनी सहमति जताई। इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया, ठीक है, मैं तुम्हें ग्रैसन को ट्यूशन देने का इंचार्ज बना रहा हूं, लेकिन तुम्हें यह पक्का करना होगा कि इससे तुम्हारे अपने रिव्यू पर असर न पड़े। टीचर ने सेराफिना को शांत चेहरे के साथ इंस्ट्रक्शंस दिए, फिर अपनी नजरें मेरी ओर घुमाई, जो तुरंत फिर से सख्त हो गईं। उनकी आवाज 8 गुना बढ़ गई। ग्रैसन, बेहतर होगा कि तुम इस मौके की कद्र करो और सेराफिना से विनम्रता, हम्बली से सीखो। अपनी पढ़ाई में ढिलाई मत बरतना और सेराफिना को अपने साथ नीचे मत खींचना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा। मैंने सिर हिलाया। मैं समझ गया। फिर मैंने अपने बगल में सेराफिना की ओर देखा, अपनी आवाज धीमी करते हुए, तुम्हें सच में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद संभाल सकता हूं। अगले ही पल सेराफिना की शांत आवाज आई, गलत फहमी मत पालना, मैं ये खास तौर पर तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं कर रही हूं। ये सिर्फ क्लास प्रेसिडेंट और तुम्हारी डेस्कमेट होने के नाते मेरा फर्ज, ड्यूटी है, बस और कुछ नहीं। जब उसने ये कहा तो सेराफिना का चेहरा बिल्कुल ठंडा था, जिसमें कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बेहद रोमांचित थी। ओ माय गॉड,
1-on-1 इंटीमेट ट्यूशन सेशंस, मेरे एडोरेबल डेस्कमेट से बात करने और उसके करीब आने का एक और बिल्कुल लीगल मौका। मुझे ट्यूशन कहाँ से शुरू करना चाहिए? शायद काम करते समय मुझे उसका हाथ गाइड करना चाहिए। छुट्टी की घंटी बजी और अचानक शाम हो गई, क्योंकि स्कूल में शाम का सेल्फ स्टडी मैंडेटरी था, शाम 6:30 से रात 9:30 बजे तक। जब क्लास खत्म हुई तो सभी स्टूडेंट्स कैफेटेरिया की ओर दौड़ पड़े। सेराफिना को क्लास की कुछ लड़कियां साथ में डिनर करने के लिए ले गईं। मैं अपने दोस्त मेसन के साथ कैफेटेरिया गया। डिनर के दौरान मेसन ने मुझे पूरी एडोरेशन के साथ देखा, जैसे अभी मेरे पैरों में गिर पड़ेगा। ब्रो, तुम तो लीजेंडरी हो। साथ में लंच करना एक बात थी, लेकिन सेराफिना ने पहले कभी किसी को ट्यूशन नहीं दिया और तुम उसके पहले हो। इस तरह की ब्लेसिंग के साथ अगर तुम इस मॉक एग्जाम में फेल भी हो जाते हो और तुम्हारे पेरेंट्स को बुला लिया जाता है तो भी ये वर्थ है। मैंने मेसन की ओर देखा, त्योरियां चढ़ाते हुए। किसने कहा कि मैं एग्जाम खराब करने वाला हूं? बिना ट्यूशन के भी मैं कम से कम 200 पॉइंट्स इंप्रूव कर सकता हूं। मेसन एक पल के लिए ब्लैंक हो गया, फिर उसने मेरी तरफ दया से देखा। देखो, सेराफिना के साथ 1-on-1 स्टडी सेशंस मिलने की वजह से तुम खुशी में अपना दिमाग खो चुके हो। मैंने अपनी आंखें घुमाईं। ठीक है, यकीन मत करो। मेसन थोड़ा और सीरियस हो गया, अपना हाथ हिलाते हुए। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, बस ये बहुत अनबिलीवेबल है। तुमने पिछली बार 370 स्कोर किए थे, 200 पॉइंट्स जंप करने का मतलब है 507। वो क्लास में टॉप 15 में होगा। कोई इंसान इसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। ये सुनकर मेरे होठों पर एक मिस्टीरियस मुस्कान आ गई। कैसा रहेगा अगर हम शर्त लगाएं? अगर मैं इस मॉक एग्जाम में कम से कम 200 पॉइंट्स इंप्रूव करता हूं, मेसन ने बिना सोचे समझे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी छाती ठोक दी, तो मैं अपनी पूरी हार मान लूंगा। मैं कपड़े उतारकर रात में मैदान के 3 चक्कर नंगे होकर हाथों के बल हैंडस्टैंड्स चलते हुए लगाऊंगा। ये क्या बकवास है? मैं हैरान रह गया। असल में मैं तो बस उससे ज्यादा कुछ बार खाना खिलाने की शर्त लगाने वाला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस हद तक चला जाएगा। मैंने निष्पक्षता फेयरनेस के लिए सिर हिलाया, लेकिन फिर भी मेसन की ओर देखा और एक और सवाल पूछा। अगर मैं हार गया तो? मेसन ने भाईचारे वाली वफादारी का दिखावा किया। अगर तुम हार गए तो मैं तुमसे कुछ भी पागलपन जैसा नहीं कराऊंगा। फिर वो बेचारी जैसी शक्ल बनाकर पास झुका, अपनी आवाज धीमी करते हुए। बस अपना थोड़ा एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना। तुमने सेराफिना को कैसे पटाया? तुम इस पर एक क्लास भी शुरू कर सकते हो। दूसरी तरफ सेराफिना कुछ लड़कियों के साथ डिनर कर रही थी और उस पर सवालों की बौछार हो रही थी। सेराफिना के साथ खाना खाने वाली तीनों लड़कियां भी क्लास की अच्छी दिखने वाली और हाई अचीविंग स्टूडेंट्स में से थीं। दूसरों के मुकाबले वे सेराफिना के थोड़े ज्यादा करीब थीं, इसलिए उन्होंने उमंग भरी त्रवेना ने कुछ सवाल पूछने की हिम्मत जुटाई। त्रवेना, तुमने उस ग्रैसन नाम के लड़के को ट्यूशन देने के लिए हाँ क्यों की? उन 3 लड़कियों में से एक और लिटरेचर की क्लास वाइस प्रेसिडेंट हार्पर ने क्यूरियस होकर पूछा। ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें किसी को ट्यूशन देने के लिए वॉलंटियर करते देखा है। उसके बगल में बैठी 2 लड़कियों ने भी गपशप की आग में घी डालते हुए एक्साइटमेंट में सिर हिलाया। अपने दोस्तों की क्यूरियस नजरों का सामना करते हुए सेराफिना ने कैजुअली जवाब दिया, कुछ नहीं है। मैं क्लास प्रेसिडेंट हूं। क्लासमेट्स की मदद करना मेरा फर्ज है। हार्पर को शक हुआ। ये तो बहुत फॉर्मल बात है। तुमने पहले कभी किसी की मदद नहीं की, खासकर किसी लड़के की तो बिल्कुल नहीं। सेराफिना ने अपना एक्सप्रेशन नेचुरल रखा। ये बस एक इत्तेफाक है। वो मेरा डेस्कमेट है, इसलिए उसे ट्यूशन देना कन्वीनियंट है। दूसरी लड़की खुद को रोक नहीं पाई। और आज सुबह का क्या, जब तुमने उसे गले लगाया था? और मैंने सुना कि ब्रेक के दौरान तुमने दूसरे सेक्शन की उस क्लास फ्लावर के सामने ग्रैसन का हाथ पकड़ा था। सेराफिना न तो शर्माई और न ही उसकी धड़कन बढ़ी। बिना पलक झपकाए झूठ बोलते हुए बोली, सब इत्तेफाक हैं। उसने तो ठंडी हंसी हंसते हुए सवाल ही घुमा दिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे पसंद करती हूं या ऐसा ही कुछ? जैसे ही उसने यह कहा, उसके तीनों क्लासमेट्स तुरंत मान गए। सही बात है, तुम उसके जैसे किसी बॉटम ड्वेलर को कैसे पसंद कर सकती हो? मुझे पता था ये बस सेराफिना की एक बार की दयालुता होगी। अपनी तीनों सहेलियों को देखते हुए सेराफिना के अंदर का छोटा इंसान खुशी से फूला नहीं समा रहा था। एक छोटी लोमड़ी की तरह चालाक, उसने उन्हें आसानी से बेवकूफ बना दिया। अभी सही टाइम नहीं आया है, इसलिए किसी को सच बताना ठीक नहीं होगा। मुझे अपना कैरेक्टर बनाए रखना है, वरना ये सब बहुत अचानक लगेगा और लोगों को शक होगा। वैसे भी अभी की सिचुएशन काफी अच्छी है, कोई प्रेशर नहीं है। मैं आराम से अपने डेस्कमेट के बगल में रह सकती हूँ। जब मैं बोर होती हूँ तो मैं उसे अनजाने में थोड़ा टीज करने का नाटक भी कर सकती हूँ, इसलिए पब्लिकली जाने की कोई जल्दी नहीं है। धीरे और लगातार चलने वाला ही रेस जीतता है। लेकिन जैसे ही सेराफिना अपने दिल में खुशी खुशी स्कीमें बना रही थी, तीनों लड़कियों की बातों का रुख अचानक बदल गया। लेकिन सच कहूं तो वो ग्रैसन लड़का पूरी तरह से होपलेस नहीं है। आखिर मेडिसन की भी उस पर नजर थी और दूसरे सेक्शन की उस क्लास फ्लावर के स्टैंडर्ड्स लड़कों के मामले में काफी हाई हैं।
ग्रैसन बस थोड़ा शर्मीला और इंट्रोवर्ट है, लेकिन आज करीब से देखने पर वो एक्चुअली काफी गुड लुकिंग है। वो प्यारा आज्ञाकारी छोटे भाई जैसा टाइप है। हार्पर की आंखें चमक उठीं, उसने अपनी ठुड्डी दोनों हाथों पर टिका ली जैसे वो टेम्प्टेड हो। मुझे इस तरह के लड़के पसंद हैं। सेराफिना, अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो शायद मुझे ट्राई करना चाहिए। जैसे ही ये शब्द निकले, सेराफिना जो छोटे छोटे निवाले खा रही थी, उसने अपनी चॉपस्टिक्स को मेज पर एक तेज कड़क की आवाज के साथ पटक दिया, जिससे हार्पर सहित तीनों लड़कियां उछल पड़ीं। सेराफिना ने सिर उठाया, उसकी नजरें हार्पर और दूसरों पर घूमी। सेकंड मॉक एग्जाम आने वाला है, पढ़ाई पर फोकस करो, फालतू की बातें सोचना बंद करो। उसका एक्सप्रेशन बर्फ जैसा ठंडा था। वो क्लास प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रही थी। तीनों लड़कियों ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाकर बात मान ली। सेराफिना ने चुपके से चैन की सांस ली। बाल बाल बची, मेरे कटोरे का खाना इन छोटी लोमड़ियों द्वारा छीना ही जाने वाला था। डिनर के बाद मैं और मेसन कैफेटेरिया से वापस क्लास की ओर चल दिए। मैं मुश्किल से सुस्ताने के लिए बैठा ही था कि मैंने सेराफिना को उसकी तीनों सहेलियों के साथ वापस आते देखा। मैंने नोटिस किया कि वे तीनों लड़कियां चोरी छिपे मुझे देख रही थीं और आपस में फुसफुसा रही थीं। तभी सेराफिना मेरे बगल वाली सीट पर वापस आ गई। उसकी कूल और मेलोडिक आवाज गूंजी, तैयार हो जाओ, किस सब्जेक्ट से शुरू करना चाहते हो? मैंने एक पल के लिए सोचा। मुझे अभी भी लग रहा था कि सेराफिना का टाइम और एनर्जी बर्बाद करना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने कहा, एक्चुअली रहने दो, मैं खुद से पढ़ाई कर सकता हूं। सेराफिना ये सुनकर थोड़ा रुकी, फिर धीरे से बोली, तुम्हें लगता है कि तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है? मेरे जवाब का इंतजार किए बिना उसने अपनी डेस्क में हाथ डाला और जल्दी से 2 इंग्लिश वर्कशीट्स निकाल लीं और उन्हें मेरे सामने रख दिया। इन दोनों शीट्स पर फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेक्शंस ट्राई करो, सेराफिना ने आगे कहा। अगर तुम्हारे दोनों मिलाकर 8 से कम गलत हुए तो मैं मान जाऊंगी कि तुम इसे खुद कर सकते हो। मैंने मुस्कुराते हुए वर्कशीट्स उठा लीं। सौदा मंजूर है। मुझे पेन उठाते और काम शुरू करते देख सेराफिना अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी। उसने मेरी एबिलिटी लेवल का अंदाजा लगाया था। कम से कम 14 या 15 गलत तो होंगे ही, तब उसके डेस्कमेट को पूरी तरह यकीन हो जाएगा और उसके पास सेराफिना से 1-on-1 प्राइवेट ट्यूशन लेने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचेगी। ये सोचकर सेराफिना मुस्कुराहट नहीं रोक पाई। लेकिन सिर्फ 20 मिनट बाद जब फिल इन द ब्लैंक्स के जवाबों के साथ दोनों वर्कशीट्स सेराफिना के सामने रखी गईं और उसने जल्दी से आंसर की से उनका मिलान किया, तो उसका ठंडा और शांत एक्सप्रेशन पहली बार लगभग टूट गया। उसका छोटा सा मुंह खुला का खुला रह गया, चेहरे पर गहरा अविश्वास था। कुल 30 फिल इन द ब्लैंक्स सवाल, ये सब सही कैसे हो सकते हैं? उसने दोबारा ध्यान से चेक किया और जब उसने कंफर्म कर लिया कि कोई गलती नहीं है, तो सेराफिना को यकीन करना मुश्किल हो रहा था। इन 2 सेक्शंस के लिए ज्यादातर एवरेज स्टूडेंट्स के हर सेक्शन में कम से कम 3-4 गलत होते ही हैं। यहां तक कि वो खुद भी सबके सही होने की गारंटी नहीं दे सकती थी। फिर भी उसके डेस्कमेट ने एक भी गलत नहीं किया। परफेक्ट स्कोर। रुको, पिछली लाइफ में जो वो मेरे बारे में जानती थी और उसका पूरा जर्नल पढ़ने के बाद उसके फूलकिश डेस्कमेट की एबिलिटीज सोफोमोर ईयर के दूसरे सेमेस्टर से गिरती जा रही थीं। सच में क्लास लेवल में सबसे नीचे। वो इतनी आसानी से और सिर्फ 20 मिनट में सब कुछ सही कैसे कर सकता है? वहीं मैं पूरी तरह रिलैक्स्ड बैठा था, यहां तक कि सेराफिना के उस एडोरेबल सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन को एडमायर करने का समय भी निकाल रहा था। रिबॉर्न होने के बाद सेराफिना के सामने ये पहली बार था जहां पलड़ा मेरा भारी था। मैं थोड़ा गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सका। तो अब मुझ पर यकीन हुआ, लेकिन मेरे शब्द सेराफिना के कानों में एक छोटे चैलेंज की तरह सुनाई दिए। उसकी कोमल भौहें तन गईं। पिछली लाइफ की एक कॉर्पोरेशन की आइस कोल्ड फीमेल सीईओ, उसका कॉम्पिटिटिव नेचर जाग गया। ये छोटा सा लड़का मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा है। उसने जल्दी से अपना कोल्ड एक्सप्रेशन वापस पा लिया। ठीक है, वे 2 वर्कशीट्स काफी सिंपल थीं। इसके साथ ही सेराफिना ने अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से एक और वर्कशीट निकाली और टेप का इस्तेमाल करके फिल इन द ब्लैंक सेक्शन के उन जवाबों को ढक दिया जिन्हें उसने पहले ही पूरा कर लिया था। फिर उसने उसे मुझे थमाते हुए मेरी तरफ देखा। उसकी टोन हमेशा की तरह कैजुअल थी। इसे ट्राई करो। मैंने अपनी एक भौं थोड़ी उठाई और आराम से मुस्कुराया। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने अपना पेन उठाया और फिर से काम शुरू कर दिया। मेरी एफिशिएंसी इस बार भी उतनी ही हाई थी। सिर्फ 10 मिनट में मैंने धीरे से तीसरी वर्कशीट सेराफिना को वापस थमा दी। ये तो बहुत तेज था, तुम्हें दोबारा चेक न करने का पछतावा हो सकता है, सेराफिना ने कहा। उसने बनावटी शांति के साथ कमेंट किया, लेकिन असल में वर्कशीट्स को बहुत तेजी से वापस झपट लिया। फिर एक गहरी सांस ली, जवाबों को ढकने वाले टेप को हटाया और चेकिंग शुरू की। चेकिंग की प्रोसेस बहुत छोटी थी। उसने कुछ ही पलों में सब कुछ कंफर्म कर लिया। सेराफिना ने अचानक एक गहरी सांस खींची। इस बार उसकी आंखों में शौक और भी गहरा था। ये सब फिर से सही कैसे हो गए? एक बार को तो किस्मत कहा जा सकता है, लेकिन ये तीसरी वर्कशीट टीचर द्वारा दिया गया कोई असाइनमेंट नहीं था। ये एक स्पेशलाइज्ड इंग्लिश प्रैक्टिस टेस्ट था जिसे उसने खुद को और बेहतर बनाने के लिए सेल्फ स्टडी के लिए रखा था। सेराफिना के खुद इसमें 3 गलत हुए थे।
फिर भी मैंने सिर्फ 10 मिनट लिए थे और परफेक्ट स्कोर हासिल किया था। इस बार सेराफिना खुद को अपने डेस्कमेट को दोबारा देखने से नहीं रोक पाई। उसकी आंखें शौक और अविश्वास से भरी थीं। उसके दिल के अंदर के छोटे इंसान का जबड़ा तो हैरानी से ओ शेप में खुला रह गया था। क्या ये सच में वही डेस्कमेट है जिसे मैं जानती थी? वो पागल जो अपने जर्नल में इंग्लिश के मुश्किल होने की शिकायत करता था, वह अचानक इंग्लिश एक्सपर्ट कैसे बन गया, वो भी स्पेशलाइज्ड टेस्ट लेवल पर? 3 वर्कशीट्स खत्म करने के बाद सेराफिना क्या सोच रही थी, इससे बेखबर मैं बस रिफ्रेश्ड महसूस कर रहा था। स्पेशलाइज्ड टेस्ट मेरे लिए कुछ भी नहीं थे। मेरी पास्ट लाइफ में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स में फेल होने के बाद मैं बमुश्किल एक सेकेंड ईयर स्कूल के स्कोर्स ला पाया था। मेरे पेरेंट्स ने अपनी आधी से ज्यादा सेविंग्स मुझे एक ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी भेजने में लगा दी थी। जब मैंने देखा कि उनके बालों में कितनी सफेदी आ गई है तो मैं गिल्ट से तड़प उठा था। और तभी मैं सच में जागा। कॉलेज शुरू होने के बाद मैं एक्चुअली और ज्यादा मेहनती हो गया। मैंने पार्ट टाइम जॉब्स करते हुए पढ़ाई की, रहने का खर्चा निकालने के लिए ट्यूशन पढ़ाया। ग्रेजुएशन के बाद भी मेरी पहली जॉब, जो मैंने 3 साल तक की, एक जाने माने लोकल टेस्ट प्रेप सेंटर में टीचर की थी, जहां मैं स्टूडेंट्स को अलग अलग सब्जेक्ट्स में ट्यूशन देता था। और मेरा मेन फोकस हाई स्कूल कोर्सेज ही थे। अब रिबॉर्न होकर वापस हाई स्कूल में आने पर इन सब्जेक्ट्स के चैलेंज का सामना करना मेरे लिए ईजी मोड पर खेलने जैसा था। इंग्लिश हो गई थी। इसके बाद लिटरेचर, मैथ और हिस्ट्री की बारी थी। हाई स्कूल के लिए जरूरी सभी क्लासिकल पोएम्स और टेक्स्ट्स मुझे ज़बानी याद थे। तभी सेराफिना की आंखें चमक उठीं, उसकी आवाज़ में एक रेयर एक्साइटमेंट दिखी। ये वाला गलत है। मैंने कैजुअली जवाब पर नज़र डाली, फिर पॉइंट आउट किया, आंसर की ही गलत है। सेराफिना ने खुद फिर से ध्यान से देखा और पाया कि आंसर की सच में गलत थी। मैंने सेराफिना को थोड़ा हैरान, डेज्ड होते देखा, जो कि एक रेयर नज़ारा था। तो अब मुझ पर यकीन हुआ। सेराफिना आखिरकार उस स्थिति से बाहर आई और अपने एक्सप्रेशन को वापस कोल्ड कंपोजर शांति में लाने की कोशिश की। बुरा नहीं है। फिर वो अपनी क्यूरियोसिटी को दबा नहीं पाई और मुझे फिर से ऊपर नीचे देखते हुए परखने लगी। तुम अचानक पढ़ाई में इतने अच्छे कैसे हो गए? मैं इस सवाल के लिए तैयार था। ये सच में अचानक नहीं था। एक्चुअली मैं सीक्रेटली कड़ी मेहनत कर रहा था ताकि रिव्यू कर सकूं और अपनी नॉलेज के गैप्स को भर सकूं। मैं इस सेकंड मॉक एग्जाम का वेट कर रहा था ताकि सबको सरप्राइज दे सकूं। ये सुनने में थोड़ा बनावटी लगा, लेकिन सेराफिना को ये बताने से बेहतर था कि मैं रिबॉर्न हुआ हूं। सेराफिना को ये सुनकर थोड़ा शक हुआ। उसकी खूबसूरत आंखें मुझे सिर से पैर तक परखने लगीं। उसे अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। सीक्रेटली कड़ी मेहनत, इसके बारे में तो उसके जर्नल में कुछ भी नहीं था। क्या ये इतना बड़ा सीक्रेट था कि उसने अपनी डायरी में भी जिक्र नहीं किया? लेकिन काफी सोचने के बाद सेराफिना ने इस एक्सप्लेनेशन को मान लिया। आखिर यही एकमात्र रीजनेबल वजह हो सकती थी। उसका डेस्कमेट भी तो रिबॉर्न नहीं हो सकता था। सेराफिना को मेरी बात मानते देख मैं भी मुस्कुराया। तो फिर मुझे अब रिव्यू के लिए तुम्हें परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसे खुद संभाल सकता हूं। सेराफिना ये सुनकर थोड़ा हिचकिचाई, फिर उसने सिर हिलाया। उसकी फीलिंग्स अभी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और कॉन्फ्लिक्टेड उलझी हुई थीं। क्योंकि अगर मैं अपनी पास्ट लाइफ की तरह बॉटम ड्वेलर ही रहता तो चाहे वो कितनी भी कोशिश करती, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद वो और ग्रेसन अलग अलग स्कूलों में पहुंच जाते और ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आइडियल नहीं होता। खैर, अब हालात देखते हुए वो प्रॉब्लम अब प्रॉब्लम नहीं रही। सेराफिना के अंदर का छोटा इंसान अब अपने डेस्कमेट को ऐसे देख रहा था जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो खुशी से झूम रही थी। ओ माय गॉड, मेरे डेस्कमेट होने के लायक है। वो सीक्रेटली इतनी इंप्रेसिव स्किल्स छुपाए बैठा था। लोगों को परखने की मेरी नज़र सच में फ्लॉलेस, बेदाग है। ये पागल डेस्कमेट पढ़ाई में बिल्कुल भी बुद्धू नहीं है। वो तो एक छोटा जीनियस है। लेकिन दूसरी तरफ उसे थोड़ा दुख भी हो रहा था। उसका ओरिजिनल प्लान मुझे ट्यूशन देने के बहाने मेरे साथ गहरी बातचीत, इंटरैक्शंस करने का था। हाथों हाथ ट्यूशन देना, प्रॉब्लम समझाना और वो बीच बीच में अपने डेस्कमेट के गाल खींचने या उसके बाल सहलाने का मौका भी निकाल सकती थी। अब उसे लग रहा था कि वो खूबसूरत तस्वीर पंख लगाकर उड़ने वाली है। पलक झपकते ही सेराफिना को एक और आइडिया आया। उसका एक्सप्रेशन कोल्ड ही रहा। क्या तुम बिजी हो? अगर नहीं तो इस प्रॉब्लम को देखने में मेरी मदद करो। बोलते हुए उसने एक इंग्लिश वर्कशीट मेरी तरफ खिसकाई और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की तरफ इशारा किया। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे करना है। मैं थोड़ा दंग रह गया। ये क्या हो रहा था? क्लास की टॉपर, जीनियस स्कूल ब्यूटी डेस्कमेट, जो हमेशा ग्रेड में टॉप 3 में रहती थी, वो मुझसे मदद मांग रही थी। भला ऐसी कौन सी मुश्किल चीज होगी जो सेराफिना को अटका दे? मैंने वर्कशीट पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखा। मेरे सिर के ऊपर सवालिया निशान बढ़ने लगे। ये तो मुश्किल भी नहीं है, बस एक बहुत ही एवरेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सवाल है। अगर क्लास के 20 लोग नहीं तो कम से कम 10 तो इसे कर ही सकते हैं। मैंने शक के साथ अपने बगल में बैठी सेराफिना को देखा। तुम्हें नहीं पता इसे कैसे करना है? सेराफिना का चेहरा ठंडा, शांत और कंपोज था। उसने पलक तक नहीं झपकाई। नहीं पता। मेरी उलझन और बढ़ गई।
क्या मैंने इसे गलत समझा? क्या इस कॉम्प्रिहेंशन में कोई छुपा हुआ जाल है जो मुझे नहीं दिख रहा? हार न मानते हुए मैंने उसे फिर से ध्यान से चेक किया। इस बीच सेराफिना मुझे सीरियस और फोकस्ड एक्सप्रेशन के साथ स्टडी करते हुए देख रही थी और उसके दिल का छोटा इंसान खुशी से झूम रहा था। अगर मैं अपने डेस्कमेट को ट्यूशन नहीं दे सकती तो मैं अपने डेस्कमेट से ट्यूशन ले लूंगी। शाबाश सेराफिना, तुम ब्रिलियंट हो। मेरा ओरिजिनल इरादा सेराफिना को परेशान न करने का था, लेकिन अनजाने में अपनी असली काबिलियत दिखाने के बाद परेशानी अब मेरी तरफ शिफ्ट हो गई थी। पूरी स्टडी हॉल के दौरान वो मुझसे सवाल पूछती रही। ग्रैसन, मुझे ये वाला समझ नहीं आ रहा, क्या तुम फ्री हो? इस ऐसे वाले सवाल में मेरी मदद करो। ये एक पॉलियोनिक कैरेक्टर है, मैं भूल गई कि ये कैसे काम करता है। ट्यूशन में मदद करना तो ठीक था, लेकिन उस प्रोसेस के दौरान जब मैं पेशेंटली और ध्यान से सेराफिना को चीजें समझा रहा था, मैं उसकी नजरों में कुछ अजीब नोटिस कर रहा था। उसका ध्यान वर्कशीट पर नहीं था, बल्कि वो मेरे चेहरे को चारों तरफ से घूर रही थी। हर बार जब मैं अचानक ऊपर देखता तो मुझे कुछ नहीं मिलता। सेराफिना का चेहरा एकदम ठंडा कोल्ड होता, जैसे वो पूरी तरह से वर्कशीट पर फोकस्ड हो और उसका ध्यान जरा भी न भटका हो। लेकिन जब मैं समझाना जारी रखता तो फिर से चोरी छिपे देखे जाने का एहसास तुरंत लौट आता। मैं फिर से अचानक ऊपर देखता और फिर कुछ हाथ नहीं आता। इसके बजाय सेराफिना मेरी तरफ देखती। उसके ठंडे एक्सप्रेशन में थोड़ी मासूमियत भरी पूछताछ होती। क्या हुआ, आगे नहीं समझाओगे? मैंने सिर हिलाया। कुछ नहीं। आज रात सेराफिना ज्ञान की प्यास से लबालब भरी हुई लग रही थी। एक के बाद एक सवाल बिना रुके मेरी तरफ आ रहे थे। ग्रैसन, इसे देखो और इसे भी देखो। जब सेराफिना ने उस शाम 11वीं बार बड़ी विनम्रता से गाइडेंस मांगी तो आखिरकार मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाया और वर्कशीट पर नाम वाली जगह की तरफ इशारा किया। यहां तुम्हें अपना नाम लिखना है। तुम ये भी पूछ रही हो कि इसे कैसे भरना है? सेराफिना ने बिना एक पल गंवाए वर्कशीट पलट दी और दूसरे सवाल की तरफ इशारा किया। ओ, मैंने गलत जगह देख लिया था, इसके बजाय इसे देखो। मैंने उतरे हुए चेहरे के साथ सेराफिना को घूरा, लेकिन वो बिल्कुल नेचुरल लग रही थी। कुछ भी असामान्य नहीं था। मैंने सच में सरेंडर कर दिया और बेबसी में पेन उठाया। सेराफिना को समझाने के लिए लिखने की तैयारी करने लगा। जैसे ही मैं डेस्क पर रखे बॉल पॉइंट पेन की तरफ बढ़ा, सेराफिना भी उसी पल पेन की तरफ बढ़ी। शायद वो मुझे पेन थमाना चाहती थी। हमारी उंगलियां गलती से एक दूसरे को छू गईं। फिर शायद मोमेंटम की वजह से और समय पर हाथ न रोकने के कारण सेराफिना का हाथ बिल्कुल सटीक और अचानक मेरी उंगलियों पर मजबूती से जम गया। हवा जैसे जम सी गई। मेरी उंगलियों से एक ठंडी और कोमल सेंसेशन महसूस हुई। मैंने उलझन में सेराफिना की तरफ देखा। उसका एक्सप्रेशन शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गलत चीज पकड़ ली। मैं तुम्हें पेन देने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपनी उंगलियों की तरफ नीचे देखा, जिन्हें उसने अभी भी पकड़ रखा था। तो शायद अब तुम्हें हाथ छोड़ देना चाहिए। सेराफिना ने सिर हिलाया, फिर उसी ठंडे और शांत एक्सप्रेशन के साथ मेरा हाथ छोड़ दिया। उसके अंदर का छोटा इंसान खुशी से झूम रहा था। ओ माय सेराफिना, तुम कितनी लापरवाह हो। अगली बार फिर से ऐसा ही करेंगे। अंत में पूरी स्टडी हॉल के दौरान मैंने अपना लगभग सारा समय सेराफिना को ट्यूशन देने और उसके सवालों के जवाब देने में बिताया। आखिरकार जब छुट्टी की घंटी बजी तो मैंने चैन की सांस ली। मैंने नोटिस किया कि मेरे बगल में बैठी सेराफिना अभी भी असंतुष्ट लग रही थी। उसने दूसरी प्रैक्टिस टेस्ट बुकलेट उठाई और मुझे थमाने ही वाली थी कि मैं अपनी सीट से ऐसे उछला जैसे मेरे नीचे स्प्रिंग लगे हों। स्कूल खत्म, घर जा रहा हूं, घर जा रहा हूं। अगले ही सेकंड मैंने जल्दी से अपनी किताबें और होमवर्क बैग में भरे, उसे कंधे पर लटकाया और अपनी चेयर को डेस्क पर उल्टा करके रख दिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ जैसे पानी बह रहा हो। सेराफिना ने पलकें झपकाईं और मुझे भागते हुए देखा। उसकी हंसी छूटने ही वाली थी। ये पागल लड़का इतनी तेज क्यों भाग रहा है? ऐसा तो है नहीं कि मैं उसे खा जाऊंगी। और जब सेराफिना ने भी जल्दी से अपना बैग पैक किया और मेरा पीछा करने की तैयारी कर रही थी, तभी पीछे से किसी ने उसे रोक लिया। सेराफिना, रुको। सेराफिना रिफ्लेक्सिवली रुकी और पीछे मुड़ी। देखा कि क्लास का इंग्लिश वाइस प्रेसिडेंट ब्रैंडन उसकी तरफ तेजी से आ रहा था। ये वही लड़का था जिसने मेरा हर तरह से मजाक उड़ाया था। सेराफिना ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं, ये सोचकर कि इस देरी की वजह से वो शायद ग्रासन को नहीं पकड़ पाएगी। उसका मूड खराब हो गया और चेहरा ठंडा पड़ गया। क्या बात है? जब ब्रैंडन ने देखा कि सेराफिना सच में उसका इंतजार करने के लिए रुक गई है तो वो तुरंत खुश हो गया। उसका चेहरा ईमानदारी से भरा था। मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहता था। ग्रैसन जैसे बेकार इंसान पर वक्त बर्बाद करना बेकार है। इससे तुम्हारी एग्जाम की तैयारी पर असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें उसे घास डालना बंद कर देना चाहिए। ये शब्द उसे बहुत सच्चे और फिक्र वाले लग रहे थे। और ब्रैंडन ने अंत में ये भी जोड़ा, अगर तुम्हें मिस्टर रेनॉल्ड्स को समझाने में मुश्किल हो रही है तो मैं तुम्हारी तरफ से समझा सकता हूं। ये कहने के बाद ब्रैंडन को लगा कि वो बहुत ही सुहावे और शरीफ लग रहा है। वो अंदर ही अंदर खुद पर गर्व महसूस करने लगा। लेकिन अचानक
ब्रैंडन की बातें सुनकर सेराफिना की त्योरियां और चढ़ गईं और उसका चेहरा और भी ठंडा हो गया। क्या हम इतने क्लोज हैं? ये सुनकर ब्रैंडन दंग रह गया। इस अचानक आए सवाल से वो थोड़ा घबरा गया। जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था, सेराफिना ने और भी बर्फीली टोन में उसकी बात काट दी। मैं एक बात साफ कर दूं, मैंने खुद ग्रैसन को ट्यूशन देने का फैसला किया है। इसके अलावा मेरे मामले में किसी और की फिक्र की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी लिमिट्स, बाउंड्रीज याद रखोगे। मैं दोबारा ऐसी बात नहीं सुनना चाहती। इसके साथ ही उसने उसे पूरी तरह इग्नोर किया, अपना बैग उठाया, मुड़ी और क्लासरूम के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। ब्रैंडन होश में आया। उसके अंदर नाराजगी और बेइज्जती का एहसास भर गया। गुस्से में वो चिल्ला उठा, लेकिन तुम और ग्रैसन भी तो सिर्फ क्लासमेट्स ही हो। सेराफिना थोड़ी देर के लिए रुकी, मुड़ी और अपनी शांत नजरों से उसे देखा। ये एक जैसा नहीं है। वो और मैं डेस्कमेट्स हैं। मैंने स्कूल से घर तक बाइक चलाई, करीब 10 मिनट का रास्ता था। मेरा घर 13वीं मंजिल पर था। लिफ्ट में मुझे एक अजीब सी एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी। लिफ्ट के दरवाजे खुले। घर की तरफ हॉलवे में चलते हुए कॉरिडोर में रखा शू कैबिनेट और बाकी चीजें देखीं। सब कुछ बहुत ही जाना पहचाना था। घर के खाने की महक हॉलवे में तैर रही थी, जिससे मेरा मूड अचानक शांत हो गया। मेन डोर पर पहुंचकर मैंने अपनी चाबी निकाली और उसे घुमाया। एक गहरी सांस ली और दरवाजा धकेला। मेरे सामने वो लिविंग रूम था जो कभी मेरे लिए इतना प्यारा और अपना था। साधारण फर्नीचर, घर की सादी सजावट, सब कुछ सामने था। एक अधेड़ उम्र की महिला झाड़ू लेकर सफाई कर रही थी। मैंने पुकारा, मम्मी। मेरी आवाज सुनकर मम्मी ने ऊपर देखा, मुझे दरवाजे पर खड़ा देखा और तुरंत उनके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई। ग्रे, तुम घर आ गए। फिर वो मुड़ी और किचन की तरफ आवाज लगाई, सुनिए जी बेटा, घर आ गया है। तुरंत किचन से कदमों की आहट सुनाई दी। पापा एप्रन पहने हुए, हाथ में पलटा, स्पैचुला लिए तेजी से बाहर आए। मुझे देखकर वे भी मुस्कुरा उठे और गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। तुम आ गए, जल्दी से जूते उतारो, पापा ने तुम्हारे लिए लेट नाइट स्नैक बनाया है। फिर वे अपनी पत्नी की तरफ मुड़े और शिकायत की, क्या मतलब मेरा बेटा? वो मेरा भी बेटा है। मम्मी ने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, देखो ग्रे कितना हैंडसम है। ये सब उसे मुझसे मिला है। बेशक वो मेरा ही बेटा है। क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है? यह आखिरी लाइन उन्होंने अपने पति को तिरछी नजर से देखते हुए कही। पापा को अपनी जान का डर लगा रहता था। मम्मी का वो एक लुक देखते ही और पापा तुरंत अपना सारा जोश खो बैठे। आज्ञाकारी ढंग से हाथ ऊपर करते हुए सरेंडर कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटा। अपने पेरेंट्स की ये जानी पहचानी नोकझोंक देखना, ऐसी चीज जो मैंने बहुत समय से नहीं देखी थी। उस पल में मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया, फिर भी नाक में एक अजीब सी चुभन महसूस हुई। उस धुंधले पल में मुझे बहुत सी बातें याद आईं। मेरी पास्ट लाइफ में, जब मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स में फेल हो गया था और बमुश्किल एक सेकंड ईयर स्कूल के लायक स्कोर ला पाया था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी दोष नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपना स्वाभिमान ताक पर रख दिया। हर जगह जान पहचान ढूंढते रहे और मदद मांगते रहे। अंत में उन्होंने अपनी बची कुची जमा पूंजी इकट्ठी की और मुझे थोड़े बेहतर यूनिवर्सिटी में भेजने के लिए हर संभव कोशिश की। मुझे आज भी वो रात याद है जब मेरे पेरेंट्स किसी रसूखदार व्यक्ति से मिलकर पसीने में तरबतर घर आए थे। अपनी थकावट छुपा नहीं पा रहे थे, फिर भी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए मुझे खुशी खुशी बताया, तुम्हारे स्कोर के साथ काम बन गया है। तुम कम से कम ईस्टर्न हार्बर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में जा सकते हो। मम्मी पापा तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकते हैं। एक बार कॉलेज पहुंच गए तो तुम्हें खुद ही मेहनत करनी होगी। और उसी रात मैंने गलती से उनकी बेडरूम में फुसफुसाहट सुन ली। मैंने सुना है कि बगल वाले वांग का बेटा हमारे ग्रे से भी कम स्कोर लाया है, लेकिन वे ईस्टर्न हार्बर यूनिवर्सिटी के वाइस डीन को जानते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की सेटिंग कर दी। हमारा ग्रे बहुत स्मार्ट है, बस वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। उसे बहुत बेहतर स्कूल मिलना चाहिए था। अंत में मैंने अपने पिता की एक लंबी भारी आह सुनी, उसके पेरेंट्स ही बेकार हैं। उस रात की बात से मोटिवेट होकर कॉलेज पहुंचते ही मैं पूरी तरह बदल गया। खुद को बेहतर बनाने की जद्दोजहद में लग गया। हाई ग्रेड्स और रैंकिंग, एक के बाद एक स्कॉलरशिप्स। ग्रेजुएशन के बाद जॉब मिलने पर मैंने बिना थके खुद को काम में झोंक दिया, अपनी पूरी ताकत लगा दी। बाद में मेरा करियर धीरे धीरे पटरी पर आ गया, लेकिन मैं और भी बिजी हो गया। घर से मम्मी पापा अक्सर फोन करते थे। मैं अपनी काम की प्रोग्रेस के बारे में बोलता रहता और वे चुपचाप शांति से सुनते, मेरे लिए खुश होते। लेकिन हर बार अंत में उनकी बातें फिक्र भरी सलाह होती थीं। ज्यादा काम मत करो, तुम दुनिया का सारा पैसा नहीं कमा सकते। अपनी सेहत का ख्याल रखो, जब फ्री हो तो घर आया करो। लेकिन काम की व्यस्तता के कारण उन 10 से ज्यादा सालों में मैं बहुत कम वापस गया। उन दुर्लभ मौकों पर जब मैं घर जाता, मम्मी पापा इतने खुश होते कि रो देते। उन 10 सालों में मम्मी पापा लगभग 60 के हो गए थे। उनकी कनपटियां सफेद हो चुकी थीं।
फिर भी पापा एक्साइटेड रहते और जल्दी से किचन में घुस जाते, मेरे लिए स्वादिष्ट खाने की पूरी मेज सजाने की ठान लेते। मैं सोफे पर मम्मी के साथ बैठता। वो खुशी खुशी अपना फोन निकालती और मुझसे कुछ नए ऐप्स चलाना सिखाने को कहती। बगल वाली मिसेस सन की बेटी ने उन्हें टिकटॉक चलाना सिखाया है और वो फिल्टर वाली चीजें भी मुझे सिखाओ। जब मैंने फोन ऐप खोला और मम्मी को कुछ फिल्टर दिखाए तो मैंने कैमरे में एक एजिंग बुढ़ापे वाला फिल्टर इस्तेमाल किया। मैं अचानक एक छोटा बूढ़ा आदमी बन गया जो काफी फनी लग रहा था। लेकिन बगल में बैठी मम्मी ने बड़े चाव और एक्साइटमेंट से देखा और मुझसे कहा कि इस फिल्टर से और फोटो लो, इन्हें एल्बम में सेव कर लो ताकि मैं तुम्हारे पापा को दिखा सकूं। फिर उसके बाद उन्होंने जैसे कैजुअली एक बात कही, वरना शायद मम्मी पापा तुम्हें बूढ़ा होते हुए देख ही न पाएं। बस वही एक सेंटेंस, उसे याद करते ही अचानक मेरी आंखें लाल हो गईं। मेरी पास्ट लाइफ में मैं अपने पेरेंट्स के बुढ़ापे में उनकी सेवा नहीं कर पाया। मैंने तो उन्हें अपने जीते जी अपना अंतिम संस्कार करने पर मजबूर कर दिया। सफेद बालों वाले काले बालों वाले को दफना रहे हैं। सच में कितना कुपुत्र अनफिलियल था मैं। अपने सामने अपने पेरेंट्स को देखकर जो अभी भी काफी जवान थे, मैं अचानक तेजी से आगे बढ़ा और उन दोनों को कसकर गले लगा लिया। वे दोनों थोड़े हैरान थे, पल भर के लिए घबरा गए। क्या हुआ? क्या स्कूल में किसी ने तुम्हें परेशान किया? मैंने ऊपर देखा और जबरदस्ती मुस्कुराया। कुछ नहीं, बस आप लोगों की याद आ रही थी। कुछ देर बाद हम तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर लेट नाइट स्नैक खा रहे थे। खाना बहुत फैंसी नहीं था, लेकिन उसमें वही जाना पहचाना स्वाद था। मैं अपनी कटोरी और चॉपस्टिक्स थामे बड़े चाव से खा रहा था। मम्मी पापा सामने बैठकर देख रहे थे और हंसे बिना नहीं रह सके। धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा है। अपने बेटे को खाते हुए देखते हुए वे कैजुअली बातें भी कर रहे थे, जिसमें कंपनी के छंटनी लेऑफ्स का जिक्र आया। मम्मी ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं, वे परेशान लग रही थीं। अगर मैं अभी छोड़ती हूं तो मुझे सेवरेंस पैकेज मिलेगा। अगर रुकी तो मेरी सैलरी और कम हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चुनूं। ये सुनकर मुझे अब सब याद आया। मेरी पास्ट लाइफ में मैंने ये सीन पहले भी देखा था। ये 2007 था और मैं हाई स्कूल में जूनियर था। उस समय जिस सरकारी फैक्ट्री में मम्मी काम करती थी, उसकी हालत सच में खराब थी और छंटनी शुरू हो गई थी। मम्मी ने आखिरकार रुकने का फैसला किया, लेकिन असल में बस 1-2 साल बाद ही फैक्ट्री दिवालिया हो गई और बंद हो गई, उसे बेच दिया गया। अंत में मम्मी अपनी जॉब खोने से बच नहीं पाईं। और सच तो ये है कि चुनने के उस पल में मुझे बहुत साफ याद है। हालांकि मम्मी फिल्म प्रोजेक्शन फैक्ट्री में काम करती थीं, लेकिन उनका हमेशा से सपना था कि वो अपनी खुद की दुकान खोलें और बिजनेस चलाएं। पर एक तरफ वे ट्रेडिशनल सोच से प्रभावित थीं, इंस्टिंक्टिवली स्टेबिलिटी ढूंढ रही थीं, रिस्क लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थीं। दूसरी तरफ समस्या एक्चुअली मुझसे भी जुड़ी थी, उनका बेटा। पापा ने ये सुनकर सिर हिलाया। रहने दो, तुम्हारी काबिलियत के साथ तुम बिजनेस कैसे चलाओगी? इसके अलावा ग्रे अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के आखिरी दौर में है। तुम्हारा फैक्ट्री में काम करना ही ठीक है। कम से कम तुम्हारे पास घर की चीजों का ख्याल रखने के लिए समय तो है। अगर तुम बाहर जाकर बिजनेस शुरू करोगी तो तुम्हारे पास उसके लिए और भी कम समय होगा। उनकी कही पहली बात सुनकर मम्मी को एक्चुअली थोड़ा यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उनके पति ने दूसरी बात में बेटे का जिक्र किया तो वो तुरंत मान गई। हालांकि उनके अंदर अभी भी थोड़ी झिझक और पछतावा था, फिर भी उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया। ये सच है, मैं सुपरवाइजर को बता दूंगी कि मैं पे कट ले लूंगी और रुक जाऊंगी। मम्मी पापा की बातचीत सुनकर मुझे अंदर से गर्माहट भी महसूस हुई और थोड़ा गिल्ट भी। अगर मैं ना होता तो शायद मम्मी पापा को इतनी फिक्र न करनी पड़ती। अब जब मैं रिबॉर्न हुआ हूं तो मुझे कुछ बदलाव करने चाहिए। मुझे खुद को पछतावे में नहीं छोड़ना चाहिए और मुझे मम्मी पापा को भी पछतावा नहीं होने देना चाहिए। इस पर सोचते हुए मैंने मम्मी पापा की ओर देखा और बोला, मुझे लगता है मम्मी को जॉब छोड़ देनी चाहिए। बिजनेस शुरू करना अच्छा हो सकता है। फैक्ट्री की परफॉर्मेंस पहले से ही खराब है। अगर आप पे कट लेकर रुकती भी हैं तो ये कुछ सालों से ज्यादा नहीं चलेगा। अगर फैक्ट्री दिवालिया होकर बंद हो जाती है तो भी आपकी जॉब तो जाएगी ही। इससे अच्छा है कि अभी सेवरेंस छंटनी का पैसा लेकर एक चांस लिया जाए। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस चल पड़ा और आप अच्छे पैसे कमाने लगी तो जब मैं बाद में बड़े शहर में कॉलेज जाऊंगा तो आप मुझे रहने के लिए जगह खरीदने में भी मदद कर सकेंगी, है ना? तर्कों की एक पूरी लड़ी जो बहुत रीजनेबल थी। और आखिरी लाइन ने, भले ही वो मजाक लग रही थी, मम्मी को थोड़ा भावुक कर दिया। ये गलत नहीं है। इसके अलावा जब ग्रे बाद में कॉलेज जाएगा तो जगह पहले से तैयार होना बहुत सुकून देने वाला होगा। पापा को भी लगा कि इसमें कुछ दम है, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं। अभी तुम्हारी पढ़ाई का क्या? घर की चीजों का ख्याल रखने के लिए किसी की जरूरत है। मैं मुस्कुराया। पापा, मैं अब बच्चा नहीं हूं। पढ़ाई मैं खुद संभाल सकता हूं। मम्मी ने ये बड़ी बड़ी बातें सुनकर मुंह बनाया। कह तो तुम बहुत अच्छे से रहे हो, लेकिन पिछले मॉक एग्जाम में तुम्हारी रैंक 40 के आसपास थी। हम चैन से कैसे रहें? मैंने बिना पलक झपकाए कहा। वो पहले की बात थी।
मैं अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहा था। अब चीजें बदल गई हैं। अगले हफ्ते सेकंड मॉक एग्जाम है। मैं तब आपको दिखा दूंगा, ग्रेड में आसानी से टॉप 10। मेरे पेरेंट्स ने एक दूसरे को देखा और तुरंत हंसने लगे, जैसे मैं बिना सोचे समझे शेखी बघार रहा हूं। ठीक है, ग्रेड में टॉप 10 छोड़ो। अगर तुम इस मॉक एग्जाम में अपनी क्लास के टॉप 10 में आ गए तो मम्मी तुम्हारी बात मान लेगी और जॉब छोड़कर कुछ नया ट्राई करेगी। मैं इसी का इंतजार कर रहा था। मैंने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया। प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस। मम्मी ने भी हाथ आगे बढ़ाया और मुझसे हाई फाइव किया। वे काफी बोल्ड और बहादुर लग रही थीं। प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस। पेरेंट्स के साथ लेट नाइट स्नैक खाने और बाथरूम में फ्रेश होने के बाद मैं अपने कमरे में वापस चला गया। दरवाजा बंद करने से पहले मुझे लिविंग रूम से मम्मी पापा की धीमी आवाजें सुनाई दी, जो बर्तन साफ करते हुए डिस्कस कर रहे थे। अजी सुनते हो, क्या आपने नोटिस किया कि ग्रे आज जब घर आया तो थोड़ा बदला हुआ लग रहा था? आपने भी नोटिस किया? उसने हमें देखते ही गले लगा लिया। मैं तो डर ही गई थी। और जो एनालिसिस उसने अभी तुम्हें दिया वो कितना ऑर्गेनाइज्ड था। मुझे लगता है कि वो सच में सुधार दिखा रहा है, यहां तक कि उसने टॉप 10 में आने का प्रॉमिस भी किया है। क्या आपको लगता है कि हमारा बेटा इस मॉक एग्जाम में ऐसा कर पाएगा? टॉप 10 इतना आसान नहीं है, और वो मेरा बेटा कब से हो गया। आखिरकार ये पुराने कपल की प्यारी और हंसी मजाक वाली बातों में बदल गया। मैं धीरे से मुस्कुराया, फिर धीरे से दरवाजा बंद किया और अपने बेडरूम में चला गया। कमरे में मैं तुरंत बेड पर नहीं लेटा। इसके बजाय मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया, बैग से किताबें और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स निकाल लीं। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने अपनी पास्ट लाइफ के प्रेप स्कूल टीचर वाले उस एहसास को जगाने की कोशिश की और पागलों की तरह प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दिया। अगली सुबह मैंने अपनी नींद भरी आंखें मली और एक बड़ी जम्हाई लेते हुए अंगड़ाई ली। मैं कल रात 2:30 बजे तक प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर रहा था। जागने पर मुझे अंदाजा नहीं था कि क्या समय हुआ है। ये सोचते ही मेरी आंखें फटी रह गईं। धत तेरी की, क्या टाइम हुआ है? मैंने पागलों की तरह कपड़े पहने, अपना बैग पैक किया। ब्रेकफास्ट के लिए समय नहीं था। मम्मी पापा को जल्दी से बाय कहा और दरवाजे से बाहर निकल गया। सीढ़ियों से नीचे उतरकर मैं अपनी बाइक पर कूदा और सीधा स्कूल की तरफ भागा। जो रास्ता आमतौर पर 10 मिनट से ज्यादा लेता था वो 7 मिनट में पूरा हो गया। जैसे ही मैं स्कूल गेट पर पहुंचा, अचानक पीछे से एक आवाज आई, ग्रैसन, वहीं रुक जाओ। मैंने तुरंत ब्रेक मारे और रिफ्लेक्सिवली आवाज की तरफ मुड़ा। वो मेडिसन और उसका बेस्ट फ्रेंड डेरिक थे, साथ में 2 और लड़कियां मेरी तरफ आ रही थीं। उन्हें देखकर मैं बस मुड़ने और जाने के लिए तैयार था। दोस्तों, मुझे मॉर्निंग सेल्फ स्टडी के लिए जल्दी है। मेरे पास तुम लोगों से बहस करने का समय नहीं है। लेकिन लड़कियां पहले ही तेजी से मेरे पास आ चुकी थीं। डेरिक ने मुझे मुड़ते हुए देखा और तुरंत और भी गुस्से में चिल्लाया, रुको, जाने की हिम्मत भी मत करना। उसकी आवाज काफी तेज थी, जिससे स्कूल गेट के पास काफी स्टूडेंट्स का ध्यान खींच गया। मैंने कुछ झुंझलाहट के साथ उन्हें देखा। क्या चाहिए? ये देखकर कि मैं काफी चिढ़ा हुआ लग रहा हूं, डेरिक का चेहरा और भी गुस्से से भर गया। तुम्हारी बहुत हिम्मत बढ़ गई है। कबूल करो, तुमने कल मेरी लड़की मेडिसन के साथ ऐसा क्या किया कि वो ऐसी हो गई है? अभी माफी मांगो। उनके बगल में खड़ी 2 जूनियर लड़कियां, जो शायद मेडिसन और डेरिक की क्लोज फ्रेंड्स थीं, वे भी बोल पड़ीं, सही बात है, माफी मांगो। एक लड़के का लड़की को बुली करना, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? जब उसकी सहेलियां मिलकर मेरी आलोचना कर रही थीं, मेडिसन, जो इस सब में शामिल थी, कुछ नहीं बोली। वो बस वहां लाल आंखों के साथ खड़ी थी, जैसे उसके साथ बहुत गलत हुआ हो। वो डरी हुई और सहमी हुई लग रही थी, बिल्कुल बेचारी। तुरंत दूसरी क्लासेस और दूसरे ग्रेड्स के काफी स्टूडेंट्स मुझे नफरत भरी नजरों से देखने लगे। इस लड़के ने एक सुंदर लड़की को बुली किया, कितना घटिया है। अपने आसपास फुसफुसाहट सुनकर मेडिसन ने बाहर से अपना वही बेचारी वाला रूप बनाए रखा, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ऑब्जर्व कर रही थी और थोड़ा गर्व महसूस कर रही थी। ये कुछ ऐसा था जिसे उसने और उसके बेस्टी डेरिक ने पहले से प्लान किया था। कल इतनी बेइज्जती होने के बाद आज स्कूल गेट पर वो ग्रैसन को सबक सिखाने के लिए तैयार थी। डेरिक ने एक हाथ से मेरी बाइक का हैंडल मजबूती से पकड़ लिया। तीनों लड़कियां मेरे सामने एक लाइन में खड़ी हो गईं, जिससे साफ था कि मैं बिना माफी मांगे नहीं जा पाऊंगा। इस सिचुएशन में कोई और होता तो शायद हार मान लेता। मेडिसन की आंखों में जीत की चमक थी। वो तो अकड़कर खड़ी भी हो गई, शान से मेरी माफी सुनने के लिए तैयार। लेकिन अगले ही पल मैंने बस अपना सिर स्कूल गेट के दाईं ओर घुमाया और पूरी ताकत से चिल्लाया, टीचर, ये लोग मुझे क्लास में नहीं जाने दे रहे हैं। उसी पल डेरिक और बाकी 2 लड़कियां जम गईं। मेडिसन ने भी अचानक सिर उठाया। वो फटी आंखों से मुझे घूर रही थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने इमेजिन किया था कि मैं अनगिनत तरीकों से रिएक्ट करूंगा, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। उसके जैसा बड़ा लड़का, जिसे कुछ छोटी लड़कियों ने रोका था, उसने सीधे टीचर को टैटल चुगली करना चुना। डेरिक अंदर ही अंदर पैनिक हो गया और उसने जल्दी से मेरी बाइक का हैंडल छोड़ दिया।
वे 2 जूनियर लड़कियां भी घबरा गईं और रास्ता दे दिया, पीछे हट गईं, इस डर से कि कहीं वो अधेड़ उम्र के टीचर आकर उनसे पूछताछ न करने लगे। मैंने अपनी बाइक आगे बढ़ाई और इत्मीनान से मेडिसन और बाकी लड़कियों के पास से गुजरकर स्कूल गेट के अंदर चला गया। मुझे इस तरह शान से जाते देख डेरिक को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाए बिना नहीं रह सका। ग्रैसन, तुम खुद को मर्द कहते हो? तुम माफी तक नहीं मांग सकते। तुम कितने ओछे हो। कौन सी लड़की तुम्हें कभी पसंद करेगी? उसकी ये बातें सिर्फ बोलने से कहीं ज्यादा, वो तो बस अपनी भड़ास निकाल रहे थे। ठीक उसी पल एक ठंडी आवाज अचानक गूंजी, मैं करूंगी। अचानक एक गहरे इंजन की दहाड़ सुनाई दी। एक शानदार काली मेबैक्स आर्ट स्कूल के गेट के सामने आकर स्मूथली रुक गई। कार का दरवाजा खुला और पिछली सीट से एक लंबी, छरहरी और बेहद खूबसूरत लड़की बाहर निकली, जिसने स्कूल गेट पर मौजूद लगभग हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सेराफिना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लंबे डग भरते हुए आगे बढ़ी। कार के सामने से घूमकर आते हुए उसका हर कदम हल्का लेकिन पावरफुल था, जैसे वो वहां खड़े सभी लोगों के दिलों पर चल रही हो, हमेशा की तरह ठंडी और खूबसूरत। मेरे पास पहुंचकर स्कूल ब्यूटी के चेहरे का भाव बिल्कुल बर्फीला रहा और वो शांति से बोली, हमें देर हो रही है, चलो। इसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर मेरा बायां हाथ थाम लिया। फिर सबकी हैरान नजरों के सामने वो मुझे लेकर स्कूल के गेट के अंदर चली गई। स्कूल के अंदर पहुंचने के बाद मैं सेराफिना की तरफ मुड़ा। अभी के लिए थैंक्स। हालांकि टीचर को चुगली करने से मेरी प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो गई थी, लेकिन सेराफिना का मुझे बैक करना और उन्हें उनकी औकात दिखाना, खासकर मेडिसिन का उतरा हुआ चेहरा देखना काफी सैटिस्फाइंग था। सेराफिना के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया। उसने हल्के से जवाब दिया, कोई बात नहीं, डेस्कमेट्स एक दूसरे की मदद करते हैं। ये वही है जो मुझे करना चाहिए। तुमने कल मुझे ट्यूशन में मदद की थी, तो ये बस उसी का एहसान चुकाना है। गलतफहमी मत पालना। मैंने अपने बाएं हाथ की तरफ देखा, जिसे सेराफिना ने अभी भी मजबूती से पकड़ रखा था। गलतफहमी? बेशक मैं कोई गलतफहमी नहीं पालता, लेकिन क्या अब तुम मेरा हाथ छोड़ सकती हो? सेराफिना ने बिना कोई भाव बदले और ऐसे एक्ट करते हुए जैसे कुछ हुआ ही न हो, आखिरकार मेरा हाथ छोड़ दिया। सॉरी, भूल गई थी। हम क्लासरूम में पहुंचे ही थे कि मॉर्निंग सेल्फ स्टडी की घंटी बिल्कुल टाइम पे बजी और होमरूम टीचर पंक्चुअलिटी के साथ अंदर आ गए। टीचर को इंस्पेक्शन के लिए आते देख पोडियम के नीचे बैठे सीनियर्स ने जल्दी से अपनी लिटरेचर की किताबें निकाल लीं और एक सुर में जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। होमरूम टीचर ये नज़ारा देखकर सैटिस्फाइड लगे। उन्होंने एक बार चारों तरफ नजर घुमाई और फिर पिछले दरवाजे से बाहर चले गए। जैसे ही टीचर गए, क्लास में पढ़ने की आवाज अचानक ढीली पड़ गई, जैसे गिटार का कोई ढीला तार हो। जो अभी कुछ पल पहले एक जैसा और लयबद्ध था, वो तुरंत शोर शराबे में बदल गया। काफी स्टूडेंट्स ने अपने बैग और जेब से ब्रेकफास्ट निकाला और पागलों की तरह खाने लगे। वे सब मॉर्निंग सेल्फ स्टडी के लिए लेट होने के डर से बिना खाए आए थे। तुरंत ही क्लास में अलग अलग तरह के ब्रेकफास्ट की महक फैल गई। पिछली रो में बैठे मेरे पेट ने भी गुड़गुड़ाना शुरू कर दिया। खाने की खुशबू सूंघकर और बाकी सबको मजे से खाते देख मैं अपना थूक घोंटे बिना नहीं रह सका। आज सुबह मैं इतनी जल्दी में था कि ब्रेकफास्ट साथ नहीं ला पाया था। अब मुझे सच में भूख लग रही थी, लेकिन अभी के लिए मुझे बस सब्र करना था। अचानक एक पतले और गोरे हाथ ने, जिसमें राइस रोल और सोया मिल्क था, धीरे से मेरे पास हाथ बढ़ाया। उसे देखकर मैं चौंक गया। मैंने रिफ्लेक्सिवली अपना सिर घुमाया और बगल में बैठी सेराफिना के उस रूहानी और ठंडे चेहरे को देखा। मैंने आज सुबह बहुत ज्यादा खरीद लिया था। ये तुम्हारे लिए है। मैं नहीं चाहती कि ये बर्बाद हो जाए। सेराफिना की इस एक्सप्लेनेशन को सुनकर, जो उसने अपने नेचुरल कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ दी थी, मैंने अपने सामने रखे ब्रेकफास्ट को देखा और बेशर्मी से अपना थूक गटका। अच्छा, तो फिर थैंक्स। सेराफिना ने गला साफ किया और पहले ही दूसरी तरफ मुड़ गई थी। अपनी लिटरेचर की किताब उठाकर पढ़ना जारी रखा। कोई बात नहीं, हम डेस्कमेट्स हैं। ये वही है जो मुझे करना चाहिए। इधर मैंने पहले ही ईगरली अपना स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट खाना शुरू कर दिया था। बेशक मैंने नोटिस नहीं किया कि मेरे बगल में बैठी सेराफिना के होठों पर, जो अपनी लिटरेचर की किताब के पीछे छिपी थी, एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। उसके अंदर का छोटा इंसान आंखें सिकोड़कर मुस्कुरा रहा था, बहुत खुश। ओ माय गॉड, पहली बार अपने डेस्कमेट को सफलतापूर्वक खाना खिलाया। क्लासेस की उबाऊ सुबह खत्म हुई। आखिरी पीरियड पीई का था। छोटे मैदान पर पीई टीचर, जो अक्सर सर्दी जुकाम से बीमार रहते थे, उन्होंने क्लासेस बदल ली थीं। आज वे भी दरियादिली दिखा रहे थे। हाथ हिलाते हुए बोले, ये आखिरी पीई क्लास है, जो चाहो वो करो, लेकिन तुम सबके लिए अगली सबसे जरूरी चीज कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी है। तुम्हारे पीई टीचर के नाते मुझे तुम्हें ये बताना है कि एग्जाम्स के रिव्यू के दौरान एक हेल्दी बॉडी बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। ये छोटा सा भाषण देने के बाद पीई टीचर अपने हाथ पीछे बांधकर वहां से चले गए। सीनियर्स को कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखते हुए छोड़ गए।
एक पल बाद सब इधर उधर बिखर गए। लड़के बास्केटबॉल, सॉकर या वॉलीबॉल खेलने चले गए या पिंग पोंग टेबल पर कब्जा करने दौड़ पड़े। ज्यादातर लड़कियां कैफेटेरिया में स्नैक्स खरीदने चली गईं। कुछ तो सीधे वापस भी चली गईं, पढ़ाई का एक एक मिनट बचाने के लिए। मैं बिना किसी काम के वहां खड़ा था, तभी मेरा दोस्त मेसन किसी तरह मेरे बगल में आ गया। ब्रो, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने सिर हिलाया। काफी अच्छी, मैंने वो सब रिव्यू कर लिया है जो जरूरी था। मेसन की आंखें फटी रह गईं। मैं वो नहीं पूछ रहा हूं। अपनी बात बीच में रोककर मेसन ने सावधानी से दाएं बाएं देखा और अपनी आवाज धीमी कर ली। मेरा मतलब है, तुम और हमारी आइस क्वीन क्लास प्रेसिडेंट कहां तक पहुंचे हो? मैं पूरी तरह कंफ्यूज था। कहां तक? मतलब कहां तक? हम बस नॉर्मल डेस्कमेट्स हैं। मेसन ने यह सुनकर मुझे थम्स अप दिया। उसका चेहरा साफ कह रहा था, मैं समझ गया, सब समझ गया। इसे सीक्रेट रख रहे हो, है ना? मेरे भाई होने के लायक हो, चुपके से बड़े धमाके कर रहे हो, पब्लिकली जाने के लिए अंत तक का इंतजार कर रहे हो, सबको शॉक दोगे। ये सुनकर मेरे सिर की नस फटने लगी। सेराफिना और मेरे बीच साफ तौर पर सबसे पवित्र डेस्कमेट वाली दोस्ती थी। वो हाथ पकड़ना, साथ में खाना, ट्यूशन, क्या वो सब बस इत्तेफाक और लॉजिक नहीं था? मेरी पास्ट लाइफ में मेरे मन में सेराफिना के लिए सीक्रेट फीलिंग्स थीं, लेकिन वो तो लीजेंडरी आइस क्वीन स्कूल ब्यूटी थी। उसे मुझ जैसे किसी इंसान में इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? जब हम बात कर रहे थे, उसी वक्त सीनियर्स लड़कियां कैफेटेरिया से स्नैक्स और ड्रिंक्स खरीदकर वापस आने लगीं। इस छोटे से मैदान पर हमारी क्लास के लड़के बॉल खेल रहे थे। क्लास की लड़कियों को वापस आते देख वे बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुराते हुए बातें करने आए, लड़कियों से ड्रिंक्स शेयर करने को कहने लगे। लड़के लड़कियां थोड़ी हंसी मजाक करने लगे। अगर किसी लड़की की किसी लड़के से दोस्ती होती तो शायद वो उसके लिए एक एक्स्ट्रा बॉटल खरीद लेती। कदमों की आहट के साथ सेराफिना अपने शांत चेहरे के साथ 2 बोतलें पकड़े हुए वहां आई। आइस क्वीन की उस गजब की दिल जीत लेने वाली मौजूदगी ने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। सबकी निगाहें हम पर थीं। सबके सामने स्कूल ब्यूटी शांति से मेरे पास आई और कैजुअली मुझे एक चिल्ड स्प्राइट थमा दी। मैंने तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा बॉटल खरीद ली थी। अचानक पूरे मैदान पर सन्नाटा छा गया। पीई क्लास के सभी स्टूडेंट्स खुद को देखने से नहीं रोक पाए। उनकी नजरें स्कूल ब्यूटी और उसके हाथ में मौजूद उस ठंडी स्प्राइट पर जम गईं। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे बगल में खड़ा मेसन भी मुझे बड़े दुख के साथ देख रहा था। बिना एक शब्द बोले उसके एक्सप्रेशन सब कुछ कह रहे थे। पीई क्लास के दौरान स्कूल ब्यूटी ने सबके सामने तुम्हें ड्रिंक दी है और तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम लोग बस नॉर्मल डेस्कमेट्स हो? इस पर कौन यकीन करेगा? लेकिन मैं इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर था। सेराफिना की बात सुनकर मैंने समझदारी से सिर हिलाया। मुझे लगा कि उसकी बात बिल्कुल सही है। फिर मैंने बॉटल ली, ढक्कन घुमाया और ठंडी स्प्राइट का एक बड़ा घूंट भरा। मेरा पूरा शरीर तुरंत रिफ्रेश हो गया। उसी समय सेराफिना ने भी अपना चिल्ड वाटरमेलन जूस खोला और एक छोटा सा घूंट लिया। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ी, जिससे चेहरे पर रिलैक्स होने का एहसास दिखा। मैंने स्प्राइट नीचे रखी और क्यूरियस होकर सेराफिना के हाथ में मौजूद वाटरमेलन जूस को देखने लगा। यह ब्रांड शायद इम्पोर्टेड लग रहा था। मैंने इसे अपनी पास्ट लाइफ में कैफेटेरिया में देखा था, लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगा था। मेरी नजर भांपते हुए सेराफिना ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई और वाटरमेलन जूस को मेरी तरफ बढ़ाते हुए इशारा किया। चाहिए? उस एक सेंटेंस ने हमारे आसपास मौजूद सबको जमा दिया। मेसन से शुरू करते हुए, इससे पहले कि उनके दिमाग प्रोसेस कर पाते कि उसका मतलब क्या है, अगले ही पल एक होश उड़ा देने वाला सीन सामने आया। सेराफिना का एक्सप्रेशन शांत और कोमल था। उसने वही वाटरमेलन जूस मेरी तरफ बढ़ा दिया जिसका उसने अभी घूंट लिया था। ट्राई करो, शॉर्ट और स्वीट। मैं थोड़ा शर्मिंदा होने का नाटक करने लगा। यह ठीक नहीं लग रहा। मैंने पहले ही तुम्हारी स्प्राइट पी ली है। सेराफिना बिल्कुल रिलैक्स दिखी। ठीक है, हम डेस्कमेट्स हैं, एक घूंट शेयर करने से कोई मर नहीं जाएगा। वहां मौजूद अनगिनत लड़के ये सीन देखकर अंदर ही अंदर पागल हो रहे थे। उनके दिल चीख रहे थे, किसने कहा कि कोई नहीं मरेगा? तुम हमारे दिल पर खंजर घोंप रही हो। ये एक इनडायरेक्ट किस है। मैंने सोचा और लगा कि उसकी बात में दम है। मैंने खुशी खुशी और बड़े दिल के साथ वाटरमेलन जूस ले लिया, लेकिन अपने होंठ लगाने के बजाय मैंने अपना सिर पीछे झुकाया और ऊपर से थोड़ा सा अपने मुंह में डाल लिया। ये देखकर वहां मौजूद सभी लड़कों ने चैन की सांस ली। शुक्र है भगवान का, कोई इनडायरेक्ट किस नहीं हुआ। उस छोटे से लड़के को कम से कम अपनी औकात और अपनी लिमिट्स पता है। लेकिन अगले ही सेकंड सेराफिना ने मेरे हाथ में मौजूद चिल्ड स्प्राइट पर नजर डाली और अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई। मुझे भी अपनी वाली का एक घूंट लेने दो। हवा फिर से जम गई। मेसन को तो जैसे करीब से डॉग फूड, दूसरों का रोमांस देखना, खाने की आदत हो गई थी, लेकिन इस पल वो भी अंदर से कांप गया। ये क्या बकवास है? वो इस तरह भी शो ऑफ कर सकती है? ऐसा क्यों लग रहा है कि स्कूल ब्यूटी आज किसी भी कीमत पर ये इनडायरेक्ट किस करा के ही मानेगी?
आसपास के लड़के फटी आंखों से देख रहे थे। ओ छोटे, हिम्मत भी मत करना। अगर हिम्मत की तो वो स्प्राइट हमें दे देना। मैंने बाकी सबकी नज़रों को पूरी तरह इग्नोर किया और बड़े दिल के साथ स्प्राइट आगे बढ़ा दी। मुझे ये लॉजिकल लगा। फिर उस जमे हुए माहौल में अनगिनत आंखों के सामने सेराफिना ने स्प्राइट ली, धीरे से उसे अपने होठों तक ले गई और एक छोटा सा घूंट लिया। कॉन्टैक्ट। उस पल में वहां मौजूद अनगिनत लड़कों के दिल टूट गए। स्प्राइट का घूंट लेने के बाद सेराफिना ने शांति और स्वाभाविकता के साथ बॉटल मुझे वापस कर दी। थैंक्स, मैंने हाथ हिलाकर इशारा किया। कोई बात नहीं। बात करते हुए मैंने स्प्राइट वापस ले ली और वाटरमेलन जूस कैजुअली सेराफिना को लौटा दिया। ठीक तभी हवा को चीरती हुई एक तेज सीटी जैसी आवाज के साथ पीछे से एक तेज झोंका आया। फासला इतना कम था कि मेरे बगल में खड़े मेसन को भी रिएक्ट करने का समय नहीं मिला। मैंने बस एक गोल काली चीज हवा में सनसनाती हुई देखी जो मेरी और सेराफिना की तरफ उड़ती हुई आ रही थी। मैं अचानक घूमा और बिजली की तेजी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। स्मैक! एक बास्केटबॉल को मैंने सफाई से एक हाथ से पकड़ लिया। शौक में आई आहें तुरंत एक लहर की तरह उठी जिसमें मेसन भी शामिल था। आसपास के सभी लोग दंग रह गए और फटी आंखों से मुझे घूरने लगे। एक हाथ से कैच, वो भी ऐसी सिचुएशन में जो लगभग एक स्नीक अटैक, चुपके से हमला था। ये क्या बकवास है? ये कैसे रिफ्लेक्सेस हैं? ये बहुत कूल था। सिर्फ सेराफिना के चेहरे पर थोड़ी सी हलचल हुई और उसने मेरी तरफ देखा। क्या तुम ठीक हो? मैंने सिर हिलाया। मैं ठीक हूं। फिर मैंने ऊपर देखा, टायर की तरफ देखते हुए जो हमसे कुछ ही दूरी पर हमारी तरफ आ रहा था। वो थ्रो सिर्फ मुझे ही नहीं लग सकता था, सेराफिना भी उसके निशाने पर थी और वो आसानी से इसकी चपेट में आ सकती थी। ये सोचकर मेरा एक्सप्रेशन अचानक ठंडा पड़ गया। क्या तुम अंधे हो? जिसने बॉल फेंकी थी वो टायर सुलीवन था, जो आज के समय में हमारे ग्रेड की क्लास 5 का हैंडसम बिग शॉट था। क्लास 5 का भी आखिरी पीरियड पीई ही था। टायर अपनी क्लास के कुछ लड़कों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था जब उसने सिर घुमाया। उसने मुझे और सेराफिना को कुछ ही दूरी पर देखा, खासकर जब उसने देखा कि सेराफिना खुद मुझे ड्रिंक दे रही है। इसने उसके अंदर एक काली आग लगा दी। बिना सोचे समझे उसने हाथ उठाया और बास्केटबॉल मेरी तरफ दे मारी। उसने पहले सोचा था कि ये थ्रो मेरे सिर के पीछे लगेगा। अगर चोट नहीं भी लगी तो कम से कम दर्द तो होगा ही और सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इसके बजाय इसने मुझे सेंटर ऑफ अटेंशन, सबकी नजरों का केंद्र बना दिया। लेकिन एक चाल फेल होने के बाद टायर दूसरी चाल चल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। टायर कैजुअली मुस्कुराया और मेरी तरफ बढ़ा। सॉरी, मेरा हाथ फिसल गया और मैंने गलत फेंक दिया। मेसन ने आखिरकार रिएक्ट किया। वो अपना गुस्सा नहीं रोक पा रहा था। हाथ फिसल गया? तुमने सीधे मेरे भाई के सिर के पीछे निशाना लगाया था। ये साफ तौर पर जानबूझकर किया गया था। टायर ने बेपरवाह मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। खैर, उसे लगा तो नहीं। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसके होठों का कोना ऊपर मुड़ा। उम्मीद नहीं थी कि तुम बॉल खेल सकते हो। एक 1-on-1 गेम हो जाए? टायर ने सारा दिखावा छोड़ दिया और सीधे मुझे चैलेंज किया। ये सुनकर वहां मौजूद काफी स्टूडेंट्स के चेहरे बदल गए। वे टायर की बास्केटबॉल स्किल्स को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो जूनियर ईयर में स्कूल टीम में थे। हालांकि वे स्टार्टर नहीं थे, लेकिन एक सॉलिड बेंच प्लेयर थे। उन्होंने कई डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन्स में स्कूल को रिप्रेजेंट किया था। मेसन तुरंत पैनिक हो गया और मुझे पीछे खींचने लगा। ब्रो, एक्सेप्ट मत करो। मेरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैंने बिना कुछ कहे टायर को देखा। टायर को भी कोई जल्दी नहीं थी। वो पूरी तरह शांत और कंपोज्ड खड़ा था। उसके परफेक्ट अपीयरेंस में हल्का सा मजाक था जब उसने मेरी ओर देखा। बेशक, अगर तुम डरे हुए हो तो सबके सामने मान लो और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका ये कहना साफ तौर पर एक जानबूझकर की गई उकसावे वाली कार्रवाई, प्रोवोकेशन थी। वो मुझे बुली करने की कोशिश कर रहा था। मेसन ने टायर सुलिवन को घूरा। उसे उकसाना बंद करो। फिर वो घबराकर सेराफिना की ओर मुड़ा। क्लास प्रेसिडेंट, इसे थोड़ा समझाओ। उसे डर था कि वो मुझे नहीं मना पाएगा और सिर्फ सेराफिना की बात का ही कोई असर होगा। लेकिन उस पल सेराफिना ने मेरी ओर देखा, फिर मेरे हाथ में मौजूद बास्केटबॉल को देखा। जैसे कुछ याद कर रही हो, वो सोच में डूबी लग रही थी। फिर उसने मेरी ओर देखा और धीरे से पूछा, तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वो कन्फर्मेशन मांग रही हो। मैंने अपनी एक भौं ऊपर उठाई और मुस्कुराया। चलो देख लेते हैं। मेसन तुरंत चिल्लाया, ये क्या बकवास है? मैं यहां तुम्हें इससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं और तुम दोनों एक दूसरे की बात ऐसे मान रहे हो जैसे कुछ गलत ही ना हो। मैं ये हैंडल नहीं कर सकता। क्या होगा अगर सुलिवन तुम्हें बुरी तरह हरा दे? लेकिन मेसन के फिर से कुछ बोलने से पहले ही सेराफिना ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे लिए चीयर करूंगी। मैंने बस इतना कहा और टायर की ओर मुड़कर देखा। 1-on-1 मुझे मंजूर है। सीधा और साफ जवाब। बात खत्म। यहां तक कि टायर खुद भी ये सुनकर एक पल के लिए दंग रह गया, फिर हंसा। उसकी आंखों में एक चमक थी। इंटरेस्टिंग।
छोटे कोर्ट का बास्केटबॉल एरिया, हाफ कोर्ट, 1-on-1, अमेरिकन रूल्स, 11 पॉइंट्स, 3 ड्रिबल की लिमिट, विनर डिसाइड करने के लिए एक गेम। साइड लाइन पर कम से कम कई दर्जन स्टूडेंट्स देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। हर कोई अपनी सांसें रोककर बैठा था। माहौल काफी टेंस था। बॉल पहले मेरे पास थी। 3 पॉइंट लाइन के बाहर टायर ने मेरी ओर देखा। उसके होठों के कोने पर एक मजाकिया मुस्कान थी। मैं तुम्हें पहले मौका देता हूं। फिर उसने बॉल मेरी तरफ उछाली। मैंने उसे पकड़ा और टायर को देखकर मुस्कुराया। थैंक्स। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, लगभग बिना किसी वार्निंग के, मैं अचानक उठा और अपना हाथ ऊपर किया और परफेक्ट फॉर्म के साथ एक टेक्स्टबुक जंप शॉट लगाया। रिलीज इतनी तेज थी कि टायर रिएक्ट भी नहीं कर पाया था। जल्दी में मुड़कर ऊपर देखते हुए वो बस बास्केटबॉल को हवा में एक परफेक्ट आर्क बनाते हुए और बिना नेट को छुए अंदर स्विश जाते हुए देख सकता था। 3 पॉइंट्स पक्के। बास्केटबॉल जमीन पर उछली। टायर वहीं जम गया। मेसन का जबड़ा खुला का खुला रह गया। ये क्या बकवास है। दर्जनों स्टूडेंट्स के साथ पूरे कोर्ट पर सन्नाटा छा गया और फिर अचानक आहें भरने की आवाजें आईं। सेराफिना साइडलाइन पर अपने वही कोल्ड और शांत एक्सप्रेशन के साथ खड़ी थी, अपनी कोमल भौहें थोड़ी ऊपर उठाए हुए, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। अपनी शांति वापस पाने के बाद टायर ने गुस्से में बॉल उठाई और फिर से मेरा सामना करने के लिए मुड़ा। उसने बॉल फिर से मेरी तरफ पास की। मैंने फिर से सिर हिलाया, एक बार फिर हल्के और कैजुअल अंदाज में थैंक्स। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, मैं अचानक आधे कदम के साथ आगे झुका और साथ ही बाईं ओर ड्रिबल किया। पहला ड्रिबल ऐसा था जैसे मैं आगे बढ़ने ड्राइव की कोशिश कर रहा हूं। टायर के नर्व्स पूरी तरह अलर्ट थे। उसने तुरंत रिएक्ट किया, बाईं ओर का रास्ता काटने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाईं ओर शिफ्ट हुआ, मैं अचानक रुक गया, स्टेप बैक के साथ बॉल वापस खींची और तुरंत 3 पॉइंट लाइन के पीछे चला गया, जिससे उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। एक और साफ और डिसाइसिव जंप शॉट। बास्केटबॉल ने एक बार फिर हवा में परफेक्ट आर्क बनाया। सबके देखते देखते वो फिर से सीधे नेट के अंदर गई। एक और 3 पॉइंटर, लगातार 2। इस बार पूरा कोर्ट शोर से गूंज उठा। मेसन इतना एक्साइटेड था कि वो लगभग उछल ही पड़ा, अपने पूरे गले से चिल्लाते हुए, ब्रो तुम तो पागल हो। टायर का एक्सप्रेशन अचानक बहुत खराब हो गया। उसे बेवकूफ बनाया गया था। इस लड़के का शूटिंग टच बहुत सटीक था। उसकी स्ट्रैटेजी बहुत चालाक थी। और इस पूरे शोर शराबे के बीच साइडलाइन पर खड़ी सेराफिना के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसा उसने सोचा था। बाकी लोग मेरी बास्केटबॉल स्किल्स के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उसने पिछली लाइफ में मेरा जर्नल पढ़ा था और उस जर्नल में उसने मेरे कुछ छोटे सीक्रेट्स और हिडन टैलेंट्स के बारे में पढ़ा था। पता चला कि मुझे बचपन से ही बास्केटबॉल खेलना पसंद था और एलिमेंट्री स्कूल में मेरा सिलेक्शन काउंटी यूथ ट्रेनिंग टीम के लिए भी हुआ था। हाई स्कूल तक आते आते मेरी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी और दोस्तों की कमी और पढ़ाई के भारी बोझ के कारण मुझे खेलने के मौके कम ही मिले। लेकिन जब भी मेरा मूड खराब होता, मैं अकेले कोर्ट पर जाके कुछ देर खेलता और अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस करता, खासकर मेडिसिन की वजह से उस ग्रीन टी क्लास फ्लावर द्वारा रिजेक्ट होने और बुरा महसूस करने के बाद। मैं कोर्ट पर जाकर बास्केटबॉल खेलता और अपने दुख को बाहर निकालता। ये सोचकर सेराफिना को जलन महसूस हुई। मेरी तरफ उसकी नजरें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। उस मेडिसिन लड़की की वजह से उसने लगभग हर दिन बास्केटबॉल की प्रैक्टिस की। कोर्ट पर जैसे ही टायर बॉल लेने गया, मैं अचानक कांप गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में सहरन हुई। किसी तरह मुझे किलिंग इंटेंट, मारने का इरादा जैसा महसूस हुआ। स्कोर पहले ही 8-0 था। वहां मौजूद हर कोई हैरान था। टायर स्कूल टीम में था और ग्रासन उसे इस तरह धूल चटा रहा था। वो बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ खेला जा रहा हो। आखिरी 3 पॉइंट्स के लिए पूरा कोर्ट अचानक शांत हो गया। हर किसी ने अपनी सांसें रोक ली थीं, जैसे जोर से सांस लेने से भी डर लग रहा हो। आंखें फटी हुई थीं, कोई एक भी डिटेल मिस नहीं करना चाहता था। उसने बॉल फिर से मेरी तरफ पास की। टायर मेरे सामने खड़ा था, झुककर मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें लाल होने लगी थीं। इतने सारे लोगों के सामने मैं हार नहीं सकता। अगर मैं इस जैसे लड़के से हार गया तो स्कूल में टायर सुलिवन की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। मेरा एक्सप्रेशन शांत और कंपोज्ड रहा। बॉल रिलीज करने से पहले एक और पंप फेक। टायर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाई। ब्लॉक करने की कोशिश में हाथ ऊपर किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बस मेरी कलाई के झटके और बॉल की ट्रैजेक्टरी, रास्ता देखकर ही वो बता सकता था कि ये 3 पॉइंटर पक्का अंदर जाएगा। टायर ने हताशा और गुस्से में मुझे देखा जब उसका शरीर जमीन पर उतरने वाला था। उसी पल एक काला, उसके दिमाग में एक जहरीला ख्याल कौंधा। अचानक टायर ने जानबूझकर अपना पैर आगे बढ़ा दिया। स्वश! बास्केटबॉल सीधा नेट के अंदर, परफेक्ट 3 पॉइंटर। 11-0 से 1-on-1 में क्लीन स्वीप। पूरा कोर्ट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन उसी समय टायर और मैं दोनों एक के बाद एक जमीन पर उतरे। मेसन समेत कई स्टूडेंट्स खौफ में जम गए जब उन्होंने नोटिस किया कि टायर के दाएं पैर का पंजा ठीक वहीं था जहां मैं लैंड करने वाला था।
ब्रो संभल के, मैसन डर के मारे चिल्लाया। मेरा रिएक्शन एक कदम तेज था। जैसे ही मुझे उसके गलत इरादे का एहसास हुआ, मैंने जमीन पर उतरने से पहले खुद को हवा में ही एडजस्ट किया और अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल लिया। थर्ड, मैं जमीन पर उतरा। मैंने अपना पूरा वजन दाएं पैर पर डाल दिया, जबकि बाएं पैर से नीचे गिरने के दबाव को कम करने की कोशिश की। फिर भी मैं टायर के फैलाए हुए पैर पर कदम रखने से नहीं बच पाया। मैं लड़खड़ाया और 2 कदम पीछे गया, लेकिन मैं गिरा नहीं। पूरे कोर्ट पर शोर मच गया। मैसन फिक्र के साथ दौड़कर आया। ब्रो, तुम ठीक हो? फिर मेरे क्लासमेट्स टायर पर बुरी तरह भड़क गए। तुम्हारी दिक्कत क्या है? हार बर्दाश्त नहीं हो रही तो गंदा खेल रहे हो? टायर के क्लास 5 वाले दोस्त भी वहां जमा हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से टायर की उस हरकत को देखा था। इसलिए जब उन्होंने टायर की ओर देखा तो सबके चेहरे पर अजीब से भाव थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस बिग शॉट को वे एडमायर करते हैं उसकी इमेज इस तरह मिट्टी में मिल जाएगी। टायर का चेहरा उतर गया था। पैर आगे बढ़ाने के तुरंत बाद उसे थोड़ा पछतावा भी हुआ। ये वाकई देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, और सबसे चिढ़ाने वाली बात ये थी कि वो मुझे चोट पहुंचाने में भी नाकाम रहा था, लेकिन बाहर से वो अपनी कड़क हंसी के साथ बेशर्मी से इनकार करता रहा। कौन गंदा खेल रहा है? झूठे इल्जाम मत लगाओ। मैंने जानबूझकर नहीं किया, और वैसे भी वो ठीक तो है। लेकिन अंदर ही अंदर टायर सुलग रहा था। धत, अगर मैं इस लड़के को कुछ दिनों के लिए बाहर कर पाता तो कम से कम कलेजे को ठंडक मिलती। टायर के इन बकवास बहानों को सुनकर मैसन और बाकी सीनियर्स और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। मैंने हाथ हिलाया और टायर की ओर मुस्कुराकर देखा। मैच हारना एक बात थी, लेकिन अपनी इज्जत भी हार गए। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? एक मामूली सी बात, लेकिन ये उसके चेहरे पर एक अदृश्य तमाचे की तरह थी। सीधा उसके मुंह पर स्मैक जलती हुई। टायर का चेहरा और भी भयानक हो गया। फिर वो ठंडी हंसी हंसा। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? किस्मत से एक मैच जीत क्या लिया? तुम खुद को खुदा समझने लगे। चलो दोस्तों। इसके साथ ही टायर अपने लड़कों को बुलाकर वहां से जाने ही वाला था। वहीं रुक जाओ। अचानक एक ठंडी और सुरीली आवाज गूंजी। कदमों की आहट पास आई और सब अनजाने में उस आवाज की तरफ मुड़े। भीड़ छट गई और सामने सेराफिना आती दिखी, चेहरा बर्फ जैसा ठंडा और बाकी सबको पूरी तरह इग्नोर करते हुए। वह सीधे टायर के पास पहुंची। अपने ठीक सामने उस आइस गॉडेस को देखकर टायर का दिल शर्म से थोड़ा तेज धड़कने लगा। फिर उसने देखा कि स्कूल ब्यूटी ने अपनी लंबी और पतली टांग उठाई और अपने जूते के पंजे से टायर की दाईं पिंडली शिन पर जोर से लात मारी। स्मैक। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, टायर ने अपना पैर पकड़ लिया और दर्द के मारे चीख पड़ा। उसकी चीख पूरे कोर्ट में गूंज गई। सेराफिना ने उसे बस ठंडी नजरों से देखा और उसके होठों से 2 शब्द निकले, घटिया कायर। फिर वो मुड़ी और मेरे पास आई। उसका कोमल छोटा हाथ मेरे हाथ में था और टोन बर्फीली। चलो। सबके सामने मैं अपनी खूबसूरत डेस्कमेट के पीछे पीछे चल दिया। बास्केटबॉल कोर्ट पर मौज जैसा सन्नाटा था, इतना कि आप सुई गिरने की आवाज भी सुन सकते थे। जानकारी इतनी ज्यादा थी कि सब सन्न थे। पहले ग्रैसन ने होश उड़ा देने वाली बास्केटबॉल स्किल्स दिखाईं और स्कूल टीम के टायर को 11-0 से हरा दिया। फिर टायर ने जानबूझकर पैर अड़ाया और स्कूल ब्यूटी ने आगे बढ़कर टायर को जोरदार लात मारी। आखिर में वो मेरा हाथ पकड़कर साथ चली गई। सीनियर्स आखिरकार होश में आए। किसी ने अपने होंठ सिकोड़े और झिझकते हुए धीरे से बोला, क्या हमारी क्लास प्रेसिडेंट अभी अपने बंदे को लेकर थोड़ी ज्यादा ही प्रोटेक्टिव नहीं लग रही थी? जैसे ही ये शब्द निकले, स्कूल ब्यूटी के ठंडे स्वभाव को जानने वाली लड़कियां भी अपनी झिझक रोक नहीं पाईं और धीरे धीरे सिर हिलाने लगीं। बगल में खड़े मैसन ने बस एक आवाज निकाली, लग रही थी का क्या मतलब है? थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो भाई। बोलते हुए मैसन ने उस तरफ देखा जहां मैं और सेराफिना गए थे। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो यकीनन फियर्स प्रोटेक्टिवनेस, कट्टर सुरक्षात्मक रवैया ही था। स्कूल ब्यूटी और उसका डेस्कमेट हाथ में हाथ डाले कैंपस के पेड़ों वाली सड़क पर चल रहे थे। अपनी खूबसूरत डेस्कमेट के शांत और ठंडे चेहरे को देखते हुए मैं क्यूरियस होकर पूछे बिना नहीं रह सका, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी खूबसूरत डेस्कमेट की आवाज शांत और संक्षिप्त थी, नर्स के ऑफिस। फिर उसने मेरे बाएं पैर की ओर देखा। अभी मोच आई है ना तुम्हें? मैं एक पल के लिए दंग रह गया। अपने बाएं टखने को देखा और ईमानदारी से सिर हिलाया। मैंने समय रहते रिएक्ट किया था, लेकिन पूरी तरह बच नहीं पाया। मेरी खूबसूरत डेस्कमेट ने पूछा, क्या दर्द हो रहा है? मैंने सच बताया, थोड़ा सा। सेराफिना ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और सिर हिलाया। तो फिर मुझे तुम्हारी चलने में मदद करने दो। इससे पहले कि मैं रिएक्ट कर पाता, सेराफिना मेरे एकदम करीब आ गई। उसकी हरकतें बिल्कुल नेचुरल थीं, जैसे उसने मेरा बायां हाथ खींचकर अपने कंधे पर रख लिया हो। साथ ही उसने अपना हाथ मेरी कमर के चारों ओर लपेट लिया। अचानक स्किन से स्किन का एहसास, एक हल्की सी खुशबू। एक ही पल में मेरी खूबसूरत डेस्कमेट का आधा शरीर लगभग मुझसे सटा हुआ था।
स्कूल यूनिफॉर्म के बावजूद मैं उसकी धड़कने और वो कोमल एहसास महसूस कर पा रहा था जिसने मेरे दिमाग को लगभग सुन्न कर दिया था। 30 साल से ज्यादा की रूह वाला एक मैच्योर आदमी और मेरा चेहरा वहीं लाल हो गया। घबराते हुए मैंने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चल सकता हूं। लेकिन अगले ही सेकंड मेरी खूबसूरत डेस्कमेट ने अपना सिर घुमाकर मेरी ओर देखा। हमारे बीच की दूरी बस चंद इंच की थी। हमारी नजरें मिलीं। मैंने देखा कि उसकी कोमल भौहें थोड़ी तन गई हैं। मेरी बात सुनो। हमेशा की तरह ठंडा अंदाज, उसकी आवाज में एक क्लास प्रेसिडेंट वाली अथॉरिटी थी। अपने से सिर्फ 8 इंच दूर इतने खूबसूरत चेहरे और उन बिना पलक झपकाए मुझे देखती आंखों को देखकर मेरा सारा जोश ठंडा पड़ गया और मैं चुपचाप उसका साथ देने लगा। ठीक है, पेड़ों वाली सड़क पर एक लड़का और उसे सहारा देती एक लड़की वे साथ साथ चल रहे थे और उन्हें गुजरते हुए देख वहां से गुजरने वाले हर स्टूडेंट का दिल टूट रहा था। जब हम नर्स के ऑफिस पहुंचे तो वहां कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। सेराफिना ने मुझे कुर्सी पर बैठने में मदद की, फिर वो मेडिसिन बॉक्स ढूंढने के लिए मुड़ी। जैसे ही मैं बैठा, मुझे लगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो और मैंने एक लंबी सांस ली। 2 जिंदगियां जीने के बाद ये पहली बार था जब मैं अपनी खूबसूरत डेस्कमेट के इतने इंटीमेट करीबी कांटेक्ट में था। ये सच में बहुत एम्बिगियस, अजीब था। पिछली बार ऑब्जर्वेटरी में जो हग, गले मिलना हुआ था, वो गिनती में नहीं आता। वो तो विशुद्ध रूप से डेस्कमेट वाली दोस्ती और आभार जताने का तरीका था। एक पल बाद सेराफिना मेडिसिन बॉक्स से मेडिकेटेड स्प्रे की एक छोटी बॉटल लेकर आई। उसने एक कुर्सी खींची और मेरे सामने बैठ गई। पैर उठाओ। हमेशा की तरह संक्षिप्त और सीधा। मैंने उसकी और मदद लेने की हिम्मत नहीं जुटाई। मैं खुद कर सकता हूं। सेराफिना का ठंडा एक्सप्रेशन नहीं बदला। उसने बस अपनी नजरें उठाईं और मुझे एक लुक दिया। पैर उठाओ। बस उस एक लुक का असर था कि मैंने तुरंत आज्ञाकारी ढंग से अपना बायां पैर उठाया और अपनी पैंट थोड़ी ऊपर रोल की। वाकई मेरा टखना एंकल थोड़ा लाल था और उसमें सूजन आ गई थी। मेरी खूबसूरत डेस्कमेट ने उसे देखा और धीरे से कमेंट किया, उस टायर ने सच में हद पार कर दी। अंदर ही अंदर सेराफिना गुस्से में दांत पीस रही थी। उसे लगा कि पिछली बार मारी गई लात बहुत हल्की थी। अगली बार वो इसे अंकल जो से संभलवाएगी। फिर बिना किसी झिझक के सेराफिना ने मेरी बाईं पिंडली काफ को अपने घुटने पर रखा, स्प्रे की बोतल ली और टखने पर 2 बार छिड़काव किया। सेराफिना ने अपना सिर झुकाया, हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियों से टखने के मोच वाले हिस्से को धीरे धीरे रगड़ना शुरू किया ताकि दवा जज्ब हो सके। टखने की मालिश करते हुए सेराफिना बिना ऊपर देखे धीरे से बोली, अगर दर्द हो तो बताना, मैं और धीरे करूंगी। दर्द तो नहीं हो रहा था। मुझे अपनी खूबसूरत डेस्कमेट की उन गोरी, लंबी और कोमल उंगलियों का एहसास हो रहा था जो बिल्कुल सही दबाव के साथ मसाज कर रही थीं। अपनी खूबसूरत डेस्कमेट को इस तरह सिर झुकाए, पूरी तरह फोकस्ड होकर मेरे पैर में दवा लगाते और मालिश करते देख मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। मेरी खूबसूरत डेस्कमेट मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं बन रही थी। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल कौंधा और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे अभी भी मसाज में मशगूल देख मैंने अपना थूक गटका और सावधानी से मुंह खोला। हे, क्या तुम? मेरी खूबसूरत डेस्कमेट रुकी और उसने ऊपर देखा। उसकी साफ आंखें मुझे देख रही थीं, मानो मेरे आगे बोलने का इंतजार कर रही हों। मैंने कहा, क्या तुम्हारी फैमिली कोई मसाज पार्लर चलाती है? तुम्हारे हाथ में जादू है। हवा एक पल के लिए जम गई। सेराफिना को लगा जैसे उसके सिर के ऊपर एक बड़ा सा सवालिया निशान उगाया हो। यह पागल लड़का क्या कह रहा था? उसे अंदाजा नहीं था कि उस वक्त मैं अंदर ही अंदर कितना पैनिक कर रहा था। मेरे दिल का छोटा इंसान अपनी छाती पीट रहा था। चेहरा पीला पड़ गया था और रूह जैसे शरीर छोड़ चुकी थी। बाल बाल बचा। मैं अभी लगभग वही पूछने वाला था, लेकिन इतने करीब से अपनी खूबसूरत डेस्कमेट की उन बिना पलक झपकाए देखती आंखों का सामना करते ही मेरी धड़कनें गड़बड़ा गईं। 30 साल से ज्यादा की रूह होने के बावजूद मेरा हार्ट रेट बिगड़ रहा था, इसलिए मैंने जल्दी से अपनी बात बदल दी। मेरी खूबसूरत डेस्कमेट ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, है ना? इस अजीब सवाल का कोई जवाब न देते हुए सेराफिना ने फिर से सिर झुका लिया और दवा मलने में लग गई। साथ ही उसकी शांत आवाज आई, मुझे वो टायर बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने अभी उसे सबक सिखाने में मेरी मदद की, तो समझो मैंने तुम पर एक एहसान उधार कर लिया। दवा लगाना बस उसी का बदला है। गलत फहमी मत पालना। तो ये बात थी। मुझे समझ आ गया। वाकई मेरी खूबसूरत डेस्कमेट अभी भी वही ठंडी इंसान थी जिसे मैं अपनी पास्ट लाइफ से जानता था। वो मुझ जैसे मामूली डेस्कमेट में इंटरेस्टेड कैसे हो सकती है? रिबॉर्न होने का मतलब था शांत रहना। मैं खुद को चने के झाड़ पर नहीं चढ़ा सकता था। उसी वक्त मेरी खूबसूरत डेस्कमेट ने कैजुअली पूछ लिया, वैसे तुम बास्केटबॉल में काफी अच्छे हो, किसके लिए प्रैक्टिस की थी? मैंने आराम से अपना पैर फैलाया और उससे मालिश करवाते हुए बिना सोचे जवाब दिया, किसी खास के लिए नहीं, बस जब मूड खराब होता था तो प्रैक्टिस कर लेता था। पर वैसे देखा जाए तो मुझे दूसरे सेक्शन की उस मेडिसिन लड़की का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हा। अचानक मैंने एक ठंडी आह भरी। मेरी आंखें फटी रह गईं और मेरी पीठ एकदम सीधी हो गई।
मैं अपने सामने बैठी सेराफिना को खाली नजरों से देखने लगा। सेराफिना ने ऐसे हाथ पीछे खींच लिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत थी। गलती से गलत जगह दब गया। सॉरी। उस शाम नाइट स्टडी खत्म होने के बाद स्कूल की छुट्टी हो गई। मैंने अपनी डेस्क समेटी, बैग लटकाया और जाने के लिए तैयार हुआ, तभी नोटिस किया कि मेरी खूबसूरत डेस्कमेट भी पीछे पीछे आ रही है। तुम्हारे पैर में मूंछ है, चलने में आसानी नहीं होगी, मैं तुम्हें सहारा दूंगी। हमेशा की तरह संक्षिप्त। इतना कहकर वो मेरा हाथ अपने कंधे पर रखने और अपनी दूसरी बांह मेरी कमर के चारों ओर लपेटने के लिए तैयार हुई। मैंने जल्दी से उसे रोका। नहीं, जरूरत नहीं है। आज के लिए इतनी मदद काफी है, मैं खुद चल सकता हूं। असल में बात ये थी कि क्लासरूम से लेकर बाइक पार्किंग तक बहुत भीड़ होगी। अगर आइस क्वीन स्कूल ब्यूटी मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे सहारा देते हुए चली तो मुझे लगा कि रास्ते भर स्टूडेंट्स की जलती हुई नजरें ही मेरा कत्ल कर देंगी। मेरी खूबसूरत डेस्कमेट ने अपनी एक भौं थोड़ी ऊपर उठाई और सिर हिलाया, फिर अपनी नन्ही हथेली मेरी ओर बढ़ा दी। तो फिर हाथ पकड़ लो। उसने ऐसा चेहरा बनाया जैसे ये कोई बड़ी बात न हो। हॉलवे की लाइटें बंद हैं। मुझे अंधेरे से डर लगता है। डेस्कमेट्स एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथ पकड़ना पूरी तरह से लॉजिकल है ना? ये उतना लॉजिकल तो नहीं था, लेकिन दोपहर की बात सोचते हुए कि उसने मुझे नर्स के ऑफिस तक सहारा दिया था, तो बदले में अंधेरे में उसका हाथ पकड़ना मेरा फर्ज था। ठीक है, मैंने हामी भर दी, और अगले ही सेकंड एक ठंडी, कोमल और छोटी सी हथेली मेरे हाथ में थी, और इस तरह हम दोनों उस धुंधली रोशनी वाली सड़क पर हाथ पकड़कर चल दिए। सेराफिना बाहर से हमेशा की तरह ठंडी और शांत दिख रही थी, लेकिन उसके दिल के अंदर का छोटा इंसान